आजकल ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्शन हो रहा है हवाबाजी में, किसी का देख के ये सही रास्ता नहीं है। मैंने भी गलती की थी भाई साहब, एग्जीबिशन में जाना पड़ा, वहां से जो इंक्वायरी आती है ना भाई, वो जेन्युइन होती है। 2-3 एग्जीबिशन को अटेंड करके कर लेना, मैं गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ का पहला ऑर्डर आपको आसानी से वहां से मिले। बिजनेस डेलीगेशन में जाना, भारत सरकार की ओर से काफी सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस है, जैसे FIO, एसोकेम, FICCI, ऐसी काफी सारी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू आपको लेके जाती है बाहर की दुनिया में, जहाँ पे आपके बायर के साथ आपकी B2B मीटिंग करवाई जाती है। सोशल मीडिया से कोई एक्सपोर्ट की इंक्वायरीज आती है? बहुत सारी आती है भाई। सोशल मीडिया जो है ना केवल भाई, वो आने वाले सालों में व्यापार का सबसे बड़ा वेपन है, याद रखो। सोशल मीडिया से एक हफ्ते में कम से कम मुझे 2 से 3 इंक्वायरी आती है, अगर आज की मैं बात करूँ। एक हफ्ते में 2 से 3? अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए निकलो, एक साल में आपका गोल बस इतना होना चाहिए कि मुझे एक बायर मिले। वियतनाम में क्या पता चला? अभी आप 15 दिन गए थे तो पीनट का मार्केट अच्छा है, मिलेट का मार्केट अच्छा है, मेज का मार्केट अच्छा है, ओनियन का मार्केट, मैं ओनियन के 2 कंटेनर लेके भी गया था साथ में बेच के आया। यूरोपियन मार्केट अच्छा है। ऑलरेडी चाइना डोमिनेटिंग है, मिडिल ईस्ट में फ्रॉड का प्रॉब्लम है, अफ्रीका में भी फ्रॉड का प्रॉब्लम है, यूरोप में स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, USA में टैरिफ वॉर चल रहा है। कहाँ करें एक्सपोर्ट? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह एंड वेलकम टू ग्लोबल ट्रेड टॉक्स विद एफ्लियो। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने घर से एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट किया एंड वो आज 20+ कंट्रीज़ में अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनके पास कोई बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं था, कोई मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट था एंड कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने आज 8 साल में एक्सपोर्ट का अपना जो एम्पायर खड़ा किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। उन्होंने स्टार्ट किया था सिरामिक से, देन ड्राई फ्रूट्स पे, एंड स्टार्टिंग के 3 साल में तो उनको कोई ऑर्डर भी नहीं मिले थे, लेकिन आज 8 साल के बाद वो 20+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं एंड जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो डील करते हैं। सो आज के हमारे गेस्ट हैं सागर अग्रवाल जी, और उनकी स्टोरी से हमें काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स भी फेस किए, जो उतार चढ़ाव आए उनकी जर्नी में, उनसे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। हमारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट कोई एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि इस पॉडकास्ट के एंड के सेक्शन में हम एक यंग एक्सपोर्टर को भी इनवाइट करने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस दुबई में स्टार्ट किया था और उन्होंने कुछ फ्रॉड का सामना करना पड़ा था, जिनकी वजह से उनको काफ़ी सारे लॉसेस हुए थे। सो हम उनके एक्सपीरियंस, उनके क्वेश्चंस को सागर जी के पास रखेंगे और उनसे प्रैक्टिकल इंसाइट्स लेंगे कि कैसे ऐसे सिचुएशन से डील करना है एंड क्या हम उसमें आगे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वेलकम सागर सर टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच केवल भाई फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। थैंक यू। सो सागर सर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बैंकिंग की नौकरी करते थे आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपने कुछ सोचा नहीं था, बहुत अर्ली एज से आपने सब शुरुआत की थी, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आइडिया कहाँ से आया और कहाँ से ये स्टोरी की शुरुआत हुई? है ना केवल भाई, मेरे मम्मी और मेरे पापा ये दोनों टीचर हैं। मतलब मेरे परिवार में लोगों को नौकरी करते हुए देखा है, कभी मैंने व्यापार करते हुए नहीं देखा। और वैसे मैं हूँ गुजरात से, तो आपको भी पता है कि गुजरात की हवा में ही व्यापार है, और व्यापार आजकल हर किसी को करना है, मुझे भी करना था। एट द यंग एज ऑफ 20-22 हम सभी लोगों के बहुत सारे ऐसे विचार होते, सपने होते, बड़ा गाड़ी लूँगा, बड़ा ऑफिस लूँगा, बड़ा एम्पायर खड़ा करूँगा। पर प्रॉब्लम ये आता है कि जब मिडिल क्लास परिवार का लड़का अगर ये सारी चीज़ों के बारे में सोचे तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो व्यापार नहीं कर सकता, और XYZ सोसाइटी आसपास की आपके बारे में काफ़ी सारी बातें करती है, यहाँ वहाँ की ऊंची नीची। तो ऐसे सारे तकलीफ़ें मुझे भी हुई। उसके बाद वो सपना पूरा हुआ, फिर धंधे का सबसे बड़ा मेरा इंटरेस्ट जो था व्यापार। तो व्यापार करने के लिए बहुत सारे सपने मैंने देखे। पहले 2-3 मैंने स्टार्टअप अपने दिमाग में सोचे,
अक्सर यहाँ पे भी मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, अगर आप में से कोई भी व्यापार की शुरुआत करो ना, अगर हो सके तो अकेले शुरुआत करना। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई भी व्यापार की शुरुआत करते हो ना, आप सोचते हो कि मैं अपने आसपास के थोड़े अपने क्लोज फ्रेंड या अपने कोई भी नज़दीक का आदमी अपने साथ में लेके चलूँ। क्यों चलूँ? ताकि थोड़ा आपको बैकअप मिल जाए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट मिल जाए, और घर के भी लोग अगर साथ में हो तो काम करना थोड़ा ईजी हो जाए और आसान हो जाए। शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, पर धीरे धीरे जब धंधा आगे बढ़ता है, जिसमें पैसे निकालने होते हैं, एक प्रॉफिट बनता है, फिर है ना फ्रॉड तकलीफ है ना, एक क्योंकि ज़्यादा दिमाग है ना, उसका वहाँ पे खींचेगा, यहाँ पे खींचेगा, फिर वो धीरे वो धंधा बंद हो जाता है। ये आज का दिन ये आज के दिन ये बहुत हो रहा है मार्केट में, है ना, कि शुरुआत हो रही है, फिर जैसे ही वो स्टार्टअप आगे बढ़े, थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें आए या प्रॉफिट आए, है ना, वो घपला करने लगते हैं, डिस्प्यूट्स चालू हो जाते हैं और धंधा फिर वहाँ पे समाप्त हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे धंधे के ख्याल मेरे दिमाग में आए, करने की सोची। जब करने की बात आती है ना, तो हम बात करते तो सब लोग जुड़ते, हाँ चलो करते। जब पैसा निकालने की बात आती है, तब बोलते मेरे पापा थोड़े बीमार है, ये है वो है, घर पे अभी ये खर्चा है, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ ही हूँ। फिर आप अकेले हो जाते हो, फिर वो आइडिया वहाँ पे छूट जाता है। ऐसे मेरे 2-3 आइडिया छूटे, और वैसे भी घर पे बैठे थे, फ्री का टाइम था, काफ़ी एंजाइटी थी, डिप्रेशन फेज था, और ऊपर से भी ये आइडिया आए छूटे। और जो आइडिया आपके साथ लोग जुड़ते, वो कहीं पे एक जगह पे एक फिक्स होते, स्टेबल होते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो रहा है या नहीं। मैंने भी सोच लिया कि अब जो नेक्स्ट आइडिया सोचूंगा ना, उसमें मैं किसी को साथ में नहीं लूँगा, जो भी करूँगा अब अकेले करूँगा। तो ऐसे ही मेरे जो बिजनेस की एक विश लिस्ट थी, जिसमें कैफ़े, रेस्टोरेंट, ये वो वहाँ की बातें, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी व्यापार का इंटरेस्ट मुझे, वो मेरे स्कूलिंग टाइम से मेरी विश लिस्ट में था ही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। तो आइडिया मुझे वहाँ से आया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ये लंबी कहानी वहाँ तक जुड़ी है। अब वो टाइम पे मुझे आइडिया आया, पर सेम चीज़ के वो टाइम पे मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा एक टीचर है, मेरा मेरे दादा का भी कोई धंधा नहीं है, मेरे पापा का भी कोई धंधा नहीं है, मैं फर्स्ट जनरेशन, मुझे कोई सिखाने वाला भी नहीं है। और एक टीचर के घर में कोई करोड़ों रुपए नहीं होते भाई, वो पाई जोड़ के वो सालों से नौकरी करते हैं ना, तब जाके 10-15-20 लाख अपने घर में आते हैं। और वो भी आपको अगर दे दिया और आपने काम तमाम कर दिया तो उसकी भी लाइफ खराब और आपकी भी तो खराब ही खराब। तो वो फेज था जहाँ से मैंने अपने धंधे की शुरुआत की। वहाँ तक मैं ज़ीरो था। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था सर? मैंने अपनी प्रोडक्ट की शुरुआत सिरामिक से की। क्योंकि वो चीज़ की ईजी अवेबिलिटी मेरे हाथ में थी, आपके आसपास में जी। क्योंकि मैं पढ़ाई करता था, मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था उसके पापा की वो फैक्ट्री थी, उसने बोला तू सिरामिक एक्सपोर्ट कर, मैं तुझे दे दूंगा। बस ऐसे ही तुक्के मारते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्री होनी चाहिए, जो इसके साइंटिफिक रीज़न है प्रोडक्ट सिलेक्शन की, ये हम कोई सोचते नहीं है। 5 वीडियो यूट्यूब पे सागर भाई के देखे, सागर भाई कांदा एक्सपोर्ट करता है, चलो अपने को भी करना चाहिए। आजकल ऐसे काम हो रहा है, ये तरीका सही नहीं है। मैंने भी ऐसे ही तुक्के मार के वो टाइम पे सिरामिक का प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। 1 साल तक मेहनत भी की, सिरामिक की दुनिया को बहुत अच्छे से सीखा। जीवीटी, पीजीवीटी, इसमें सारी साइज़ आती है, 300x300, 600x600, सारी प्रोडक्ट का एनालिसिस सीखा। मेहनत की 1 साल तक लगातार, पर एक ढंग का बायर नहीं मिला। एक भी बायर नहीं। इंक्वायरी मिली, 5-6 इंक्वायरी आई, और उसने भी बाकी में माल मांगा, और मैंने बोल दिया पहले कि बाकी में काम करने का अपना कोई इरादा क्रेडिट नहीं था, क्योंकि पैसे ही नहीं थे, बाकी में काम करने का कहाँ पे, है ना। 1 साल तक मेहनत की, ढंग का कस्टमर नहीं मिला। 2-3 बार इंक्वायरी जो कनेक्ट हुई वो भी इतनी कोई सीरियस थी नहीं, वो भी बाकी में मांग रहे थे। अब पहले साल काम नहीं हुआ, मेरा एक्सपोर्ट नहीं हुआ, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अब मैं पता कर सकता हूँ कि वो टाइम पे मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज। क्यों?
क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट साइंटिफिक तरीके से नहीं, मेरे पास इजी अवेलेबिलिटी थी इसलिए मैंने सिलेक्ट की थी। दूसरा, बायर फाइंडिंग के रास्ते मेरे को पता नहीं थे। हम तो गूगल पे जाके लिखते थे सिरामिक टाइल्स इम्पोर्टर एंटर, ऐसे बायर फाइंडिंग होता था। तो भाई ऐसे कस्टमर नहीं मिलते। तो ऐसे ऐसे 1 साल तक बहुत सारी गलतियां की और वो गलतियों में से 1 साल तक कोई कस्टमर क्लिक नहीं हुआ। पहले साल तक कंपनी जीरो, हर महीने जीरो GST जीरो रिटर्न फाइल होता है। कंपनी वहाँ के वहाँ पे घर पे बैठे, आसपास के लोग उम्मीद जगह के बैठे, घर वाले बोल रहे कि क्या कर रहा है, साइलेंटली काम ऐसा घर पे चल रहा है। ऐसे शुरुआत हमारी वो टाइम पे हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद 1 साल तक लगातार वो प्रोडक्ट में कुछ बात बनी नहीं, तो जो गलतियां की थी उनमें से थोड़ा सीखा। सिरामिक में आपको क्या लगता है कि आपकी जो मेन मिस्टेक थी वो बायर्स आप सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पाए वो थी, या फिर वो मार्केट में क्रेडिट सिस्टम ज़्यादा चलता है वो था? सिरामिक की दुनिया में ओपन क्रेडिट है। ओपन क्रेडिट मतलब कंटेनर ले जाओ, जब पैसा देना हो तब देना। अच्छा। हरीफाई कंपटीशन इतनी है। भारत में एक सिटी है जो सिरामिक बनाता है, मोरबी। एक ही सिटी में 2000 से ज्यादा फैक्ट्री है। एक दूसरों का काटने के लिए सब लोग ओपन क्रेडिट में, वो टाइम अभी तो बंद कर दिया, वो टाइम पे काम करते थे ओपन क्रेडिट। वो टाइम पे मैं मार्केट में आया था। अब वो ओपन क्रेडिट में दे रहे अपने को एडवांस की, वो लालच में दुनिया में ढूंढ रहे, वो भगवान ढूंढने जैसा है, कहाँ पे मिलेगा? तो वो टाइम पीरियड ऐसा टाइमिंग था। सही हाँ, नहीं बाकी थी उस सिरामिक चीज़ का की। मार्केट इंडिया का भाई 2000 करोड़ से भी ज्यादा की ज़्यादा। कमोडिटी है, हाँ। एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है। फिर सिरामिक के बाद क्या सिलेक्ट किया? सिरामिक के बाद मैं स्विच हुआ ड्राई फ्रूट्स के सेक्टर में। वो भी ऐसे ही तुक्का मार के, क्योंकि अब एक में तो बात बनी नहीं। अब एक को कितनी बार बजाते रहो, छोड़ो थोड़ा नया देखो। ड्राई फ्रूट्स के सेक्टर में आया, इसलिए आया कि ड्राई फ्रूट्स भी इजी अवेलेबल था अपने पास। 1-2 फ्रेंड थे जिसके पापा के पास अच्छे ड्राई फ्रूट्स के बड़े बड़े वेयर हाउस थे, तो ईजी देने वाला था। 8 महीने मेहनत किया ड्राई फ्रूट्स में। 8 महीने के बाद पता चलता है कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा ये इम्पोर्ट होता है ड्राई फ्रूट्स, है ना। केश्यू फॉर एग्जांपल में एक्सपोर्ट करने के लिए फिर इंडिया केश्यू का इंपोर्ट करता है तांजानिया, मोजाम्बिक से। तो 8 महीने वहाँ पे बर्बाद हुए। तो रीज़न 2 साल होने को आए, कंपनी वहाँ के वहाँ पे, धंधा जीरो। 2 साल के बाद तो आई थिंक मेजॉरिटी लोग तो फिर वो आइडिया ही छोड़ देते अरे भाई हैं। यहाँ पे 6 महीने में छोड़ देते हैं। यहाँ पे तो सबको ये है कि आज का ये पॉडकास्ट देख ले, 1 घंटे में यूरोप से फोन आए, 2 घंटे में खाते में एडवांस आए, कल कंटेनर यूरोप एक्सपोर्ट हो, हम परसों फ्रांस हो। लोगों के ये आजकल सपने हैं। ये सच नहीं है। आजकल इंटरनेट के भी ऊपर बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारे मेरी भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। काफ़ी सारे ऐसे ट्रेनर भी है जो बोलते हैं कि ओवरनाइट एक्सपोर्ट करवा दूंगा, आओ 1 लाख लेके उंगली पकड़ के एक्सपोर्टर बना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये सच बात नहीं है, सारा झूठ है। तो लाइक मेरा 2 साल तक धंधा नहीं हुआ, वहाँ तक मैं अपनी ज़ीरो, मेरे परफॉर्मेंस में मैं ज़ीरो था, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद सर क्या टर्निंग पॉइंट है? आप एग्री एक्सपोर्ट वगैरह में कैसे एंटर हुए? अब 2 ऑलरेडी प्रोडक्ट को मैंने टेस्ट कर लिया था। दोनों प्रोडक्ट में भले ही फेल हुआ, पर उनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। ये 2 साल में एक्सपोर्ट कैसे करे, बायर कैसे फाइंड करे, बायर को अप्रोच कैसे करे, बायर को कोटेशन कैसे दे, बायर को कन्विंस कैसे करे, क्या क्या गलतियां मैंने जो की थी। मेरी एक चीज़ बहुत अच्छी ये है केवल भाई कि मैं जो भी काम करता हूँ ना, फिर वो काम करने के बाद वो मेरे ही काम को आराम से ओपोजिट साइड से देखता हूँ। ओपोजिट साइड मतलब कि सामने वाला अब मेरी जगह पे अगर होता तो क्या सोचता। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आपकी गलतियाँ नज़र आती है ना। व्यापार का एक नियम है कि ना, सक्सेस आदमी से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता, जो बर्बाद हुआ है ना उससे सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो सक्सेस हुआ होता है ना उसको तकलीफ का पता नहीं होता, वो बर्बाद होने वाले को तकलीफ का पता होता है। तो ये 2 साल आपके लिए एक ट्रेनिंग पीरियड था। तो जो मेरी बर्बादी जो मैंने देखी थी मेरे धंधे में, जो तकलीफ है, वो गलती,
उसको मैंने अपने हाथों से देखा, सुना, समझा और वो गलतियों को मैंने सुधारा। फिर तीसरे साल एक साइंटिफिक रीज़न के साथ मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो। ऐसे काफ़ी सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और काफ़ी सारे ऐसे टूल्स है जिसके बेस पे आप R&D करके, फिर अब नॉलेज था यार, थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, MBA किया है, भले ही पीछे बैठ के किया है पर किया तो है जी। तो ऐसे बैठ के आराम से अच्छे से बहुत प्रिसाइज वे में एक डिसीजन लिया कि अब कौन सी प्रोडक्ट में जाया जाए। भारत है, कृषि प्रधान देश है। भारत एग्रीकल्चर आइटम का भी दुनिया में कम से कम 20,000 करोड़ से, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट बासमती राइस एक्सपोर्टर, आपको पता होगा। भारत से 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बासमती राइस एक्सपोर्ट होता है। एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट दुनिया में भारत काफ़ी सालों से बहुत अच्छा करता है। तो मैं एग्रो कोमोडिटी में आया। आज से 8 साल पहले ये जो ओनियन कोमोडिटी है जिसका मार्केट हुआ करता था 2,000 करोड़ के ऊपर का वो टाइम पे, आज तो अभी 4,000 5,000 करोड़ के ऊपर की कोमोडिटी है। वो टाइम पे कंपटीशन कम था 8 साल पहले। आजकल तो हर किसी को भी पूछो, हर कोई कांदा एक्सपोर्ट करने लगा है। तो मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर से अपने प्रोडक्ट की शुरुआत की, साइंटिफिक रीज़न से अपनी एक प्रोडक्ट सिलेक्शन की जो पिछले सालों में मैंने नहीं की थी। फिर बायर फाइंडिंग के अब तो मेरे पास रास्ते भी बहुत सारे ज़्यादा थे, है ना। पहले तो इंटरनेट पे लिखता था ओनियन इंपोर्टर इंडिया, एंटर, ऐसा अब नहीं करता। आगे पॉडकास्ट में हम बायर फाइंडिंग के तरीके के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो हम बात भी करेंगे। फिर हमने प्रोडक्ट को स्विच किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में आए और वहाँ से फिर एक राइट प्रोडक्ट लेके आगे व्यापार की शुरुआत हुई। तो आप ये सर जो जुगाड़ बोलते हो, साइंटिफिक अप्रोच बोलते हो प्रोडक्ट सिलेक्शन का, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? देखो भाई, सिंपल है। अगर किसी को भी कुछ भी एक्सपोर्ट करना हो, सबसे पहले आप लोगों को एक मैं तरीका बताता हूँ। भारत सरकार की अलग अलग वेबसाइट है, जैसे इंडियन ट्रेड पोर्टल है, दूसरा वेबसाइट है trademap.org। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का HSN कोड डालो, भारत से वो प्रोडक्ट कितने करोड़ों रुपए में एक्सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके एक आपको फिगर पता चलेगा। सिर्फ फिगर पता चलेगा, जिसके बेस पे आप एक सेंस ले सकते हो कि भाई ये कोमोडिटी कितने फिगर की है। जितना फिगर कम उतनी उसकी डिमांड कम, अपॉर्चुनिटी उतनी भारत से कम, तो प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे ऐसे पैरामीटर्स है जिसके बेस पे एक राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट होता है ना। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज आप प्रॉपर करके फिर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। करेक्ट। सो फर्स्ट आपका जो प्रोडक्ट था वो ऑनियंस था जी। ओके। तो उसका बायर कैसे मिला सर, और उसके जो इनिशियल शिपमेंट्स थे उसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या सीखने मिला आपको उसमें? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी वो है, क्योंकि वो मैं पुरानी बात याद करूँगा तो मेरा पुराना दौर मुझे याद आता है अभी भी। वो टाइम मेरा जब लाइफ का पहला कस्टमर मुझे मिला, वो कस्टमर मुझे एक मेरे फ्रेंड के रेफरेंस से मिला था। मैंने फाइंड नहीं किया था, एक मेरे फ्रेंड के पास वो कस्टमर था ऑलरेडी, उसके पास कंपनी नहीं थी। उसने बोला सागर अगर ये कस्टमर तू देख ले, अगर कुछ हो जाए तो ठीक है। अब वो कस्टमर उसने मुझे दिया, वो कस्टमर से मैंने बात की। तकलीफ ये हुई, वो टाइम पे इंग्लिश बोलने के भी मुझे वांदे थे। वो कस्टमर फ्रेंच था। अरे बाप। मेरी लाइफ का जो पहला कस्टमर था वो फ्रेंच कस्टमर था, यूरोपियन कंट्रीज़ में वो। तो वो टाइम पे कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम होता था। मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी वो टाइम पे, उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी, उसको फ्रेंच आती थी। तो लाइक 3-4 महीने तो बात करने में चले गए। और ये बात सच है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में कस्टमर कभी ओवरनाइट कन्विंस नहीं होते। सबको बताना चाहता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में कस्टमर कम से कम 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले लेता है बात करने में। अगर ये किसी के मन में ख्याल हो कि कस्टमर हाई लिखो एक कंटेनर, ऐसा मैसेज आए, ऐसा मैसेज यहाँ पे नहीं आता। पहले इंट्रोडक्शन होता है भाई, जान पहचान होती है, फिर प्राइस दिया जाता है, फिर नेगोशिएशन होता है, वो बाकी में मांगता है, आप एडवांस मांगते हो, काम नहीं होता, बात रुक जाती है, फॉलोअप लिए जाते हैं, रिश्ता बनाया जाता है, भरोसा कायम किया जाता है, तब जाके भाई ऑर्डर मिलता है।
ये पूरी पूरी प्रोसेस है ऑर्डर लेने की जी। तो मैं भी ये प्रोसेस में से गुजरा, 4-5 महीने मुझे भी लगे, तब जाके वो बंदे को भरोसा आया, उसने मुझे एडवांस दिया पर पूरा नहीं दिया, आधा दिया 50%। जी। आधा मुझे घर से निकाल के डाल के फिर एक्सपोर्ट करना पड़ा। अब ट्विस्ट ये है कि जब मेरी लाइफ का पहला एक्सपोर्ट हो रहा था, अभी तक सीखा था, किया नहीं था। तो पहला जब ऑर्डर फुलफिल किया तो वो टाइम पे कंटेनर बुक कैसे करने हैं, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा था शिपमेंट, ट्रांजिट टाइम 30 दिन से ज़्यादा का है, तो प्रोडक्ट पेरिशेबल है, बिगड़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। वो टाइम पे मैंने कंटेनर बुक किए पर वो कंटेनर टाइम पे आए नहीं लोडिंग करने के लिए, तो माल वहाँ पे पड़ा था 5-6 लाख रुपए का, ज़्यादा का माल होगा, तो माल वहीं पे बिगड़ गया। तो मेरे पहले ही ऑर्डर में मुझे नुकसान काफ़ी लाखों रुपए का गया। अब तकलीफ भी होती है भाई कि अगर आप लगातार 2-2.5-3 साल तक मेहनत करके और पहली लाइफ का ऑर्डर आप लेते हो, वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, और वो भी बाद में उसमें से भी आपका नुकसान हो, तो जो चुभता है ना, वो जिसके ऊपर वो आया होगा उसको पता होगा कि वो टाइम कैसा होता है। कंटेनर बुक किया था और कंटेनर आया ही नहीं, ये कैसे हो गया? देखो, हर एक वेसल का एक टाइम होता है, ETA, ETD, अब तो अच्छा नॉलेज है इसलिए पता है, शेड्यूल होता है हर एक कोई वेसल का। आप अगर ये महीने में अभी माल पैक करो, वेसल अगले महीने की हो, तो भाई वो कंटेनर टाइम पे अभी थोड़ी आएंगे, आप बुलाओगे तो। आप जल्दी माल पैक करके रख लोगे तो कंटेनर तो जब आने तभी आएंगे ना, तो टाइम पे नहीं आएंगे तो माल बिगड़ जाएगा भाई। बिगड़ा, नुकसान किया, एक्सेप्ट किया, गलती की थी, एक्सेप्ट की, सुधारी, वापस एक्सपोर्ट किया, फिर ऐसे जर्नी की शुरुआत हुई। वो टाइम पे जेब में कुछ था नहीं, है ना, घर से पैसे दिए गए थे कि भाई देख जो भी है इसमें करना है, और वो भी नुकसान खा के मेरे पैसे गए थे। तो वो टाइम बहुत बुरा होता है कि जब आप एक बहुत एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हो, फिर वहाँ पे आपको फेलियर फेस होता है। वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत गंदा है, बहुत ख़राब है। इसलिए मैं बोला कि वो टाइम जब मैं याद करता हूँ ना, तो पूरा पिक्चर मेरी नज़र के सामने आता है। वो टाइम पे मैं मार्केट में सो जाता था, जब अपना एक्सपोर्ट करता था ना, होटल बोटल नहीं रखता था, वो कांदे की मार्केट में वो मजदूर लोगों के साथ ही वहीं पे सो जाता था। सुबह उठ के नहा धो के वापस, किसी को लगता नहीं है कि एक्सपोर्टर है, कोई पहचान नहीं पाता था, वैसी हालत थी हमारी। फिर वो बायर के साथ क्या हुआ? उसने आप पे फिर से भरोसा किया, वापस ऑर्डर दिया, या कुछ आपने नया कुछ फाइंड आउट किया? देखो, मैं ना चीज़ों को बहुत मैन्युपुलेट नहीं करता, मैं जो भी है वो सच बताता हूँ, इसलिए ये पॉडकास्ट में भी मैं बहुत सच बात करूँगा। वो टाइम पे मैंने भी सच बोल दिया कि भाई आपने मुझ पे भरोसा किया, पर थोड़ा प्लानिंग मैनेजमेंट में गलती हुई है, इसलिए टाइम पे आपका माल गया नहीं है। 1 हफ्ते के बाद की एक नया शेड्यूल था, नई वेसल आने वाली थी, तो मैंने उसको नया प्लान दिया, और वो बंदे ने भी कहीं ना कहीं मुझ पे भरोसा दिखाया कि ठीक है चलो इट्स ओके, कभी कभार गलतियाँ हो जाती है। उसने भी चांस दिया, अगर वो नहीं देता तो मेरा काम पूरा हो जाता फिर, है ना। तो वहाँ से फिर वो उसने भरोसा किया, तो मेरे धंधे की शुरुआत। तो सेकेंड शिपमेंट जो था वो प्रॉपरली चला गया? अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है ना, वो एक रिकरिंग व्यापार है, जिसमें हर रोज़ सुबह उठ के आपको नया कस्टमर नहीं ढूंढना है। वही कस्टमर को माल पहुंचा 30 दिन के बाद, जब ट्रांजिट टाइम वहाँ पे था, उसके बाद माल खुला, अच्छा निकला, आगे जाके फिर वापस दूसरा ऑर्डर मिला, फिर तीसरा ऑर्डर मिला, फिर दूसरे तीसरे ऑर्डर में दिक्कतें आई पर कम आई। ओके। जो पहले में जितनी कुदरत ने देनी थी उतनी दे दी, है ना। दूसरे में काफ़ी स्मूथ हो गया। फिर अब आज तो अब नींद में भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। फिर वो बायर का कितना टाइम, मतलब
6 महीना 1 साल तो उससे रिपीट ऑर्डर्स आपको मिले ही होंगे। भाई आज 8 साल के बाद अभी भी ऑर्डर देता अच्छा, है। ऑर्डर देते जी, अभी भी वो मेरे साथ है। हैं। आज भी मैं दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता हूँ, उनमें से वो भी एक है। अभी उसने मुझे नहीं छोड़ा है, मैंने उसको नहीं छोड़ा। हाँ, ये ज़रूर बोलता हूँ कि अब वो दूसरों को भी ऑर्डर देता है, देते हैं। क्योंकि व्यापार है भाई। आप बायर किसी का, व्यापार का नियम है, बायर किसी का नहीं होता। आज आपका है, कल मेरा है, मेरा है, कल किसी परसों और का है। पर वो टाइम पे मुझे सख्त ज़रूरत थी, उसने मुझ पे भरोसा दिखाया। आज वो मेरे से भी कोई अच्छा प्राइस देगा तो दूसरे से भी लेगा। मैं भी मुझे भी पता है वो किससे माल खरीदता है, पर अभी भी वो पूरे साल में मुझे ऑर्डर तो ज़रूर देता है, मुझे छोड़ता नहीं है। वो है, अभी भी कंटिन्यू है हमारे साथ। सो फिर एक प्रोडक्ट से कौन से दूसरे प्रोडक्ट में आपने एक्सपांड किया, कौन से कंट्रीज़ में आपने एक्सपांड किया, तो वो जो एक्सपांशन की जर्नी थी वो कैसी थी? 2018 के बाद भारत में ओनियन एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध आया, हम्म, प्राइस काफ़ी ऊपर गए, कमोडिटी बंद हो गई, धंधा वापस बंद हो गया। घर पे बैठने का टाइम आया, सोचा कि भाई एक प्रोडक्ट के ऊपर तो शायद पूरा नहीं, जीवन नहीं हाँ, निकलेगा। निकलेगा। तो फिर धीरे धीरे हमने प्रोडक्ट को ऐड किया। हमने बीच में ग्रीन चिली एक्सपोर्ट किया था, वो 2018 के टाइम 18 पे, में, ओके। है ना। वो टाइम पे मैं भारत से, यहाँ मुंबई से वो G4 चिली भरता था, दुबई जाता था कंटेनर लेके। वो कंटेनर बाई सी निकलता था, मैं बाई एयर जाता था, कंटेनर उतार के मार्केट में अलवीर में बेचता था, पैसे इकट्ठे करके वापस इंडिया आता था, वापस माल भरता था, वापस वहाँ पे लेके जाता था। ऐसे भी मैंने समय देखा। हम्म, फिर वो कमीशन बेस्ड मार्केट है अलवीर का, तो लाइक वहाँ पे प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका डार्क पार्ट भी है, तो काफ़ी सारे लोग जानते भी है। दुबई इज़ अ वेरी नाइस सिटी, कंट्री काफ़ी अच्छा है, पर वहाँ पे लोग हमारे बैठे हैं और काफ़ी थोड़ा बिजनेस में प्लस माइनस है। फिर हमने थोड़ा और एड ऑन किया प्रोडक्ट, हम पोमोग्रेनेट किए, उसके बाद ड्रम स्टिक एक्सपोर्ट किया हम मिलान इटली में। यूरोपियन कंट्रीज़ में हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके थे। फिर ऐसे करते करते हम चावल में आए, उसके बाद हम स्पाइसेस में आए। ऐसे आज टोटल भारत से 11 से 12 कमोडिटीज़ कम से कम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें व्हीट फ्लोर एक्सपोर्ट करते थे, भारत सरकार ने बंद कर दिया। बंद कर मैदा एक्सपोर्ट करते थे हम। उसके बाद मिलेट एक्सपोर्ट करते थे, मेज़ एक्सपोर्ट करते थे, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते, राइस एक्सपोर्ट करते, कन्फेक्शनरी आइटम एक्सपोर्ट करते। मोस्टली जो भी हमारी कमोडिटी है 10-12, वो सारी एग्रीकल्चर कमोडिटी के रिलेटेड है। सो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि नए बायर्स फाइंड आउट करने का तरीका एंड नए कंट्रीज़ में एंटर होने का जो ये है, तो कंट्रीज़ वगैरह कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि भाई अब ये कंट्री में जाना है या काम करना है? अब मेरी लाइफ का जो पहला एक्सपोर्ट हुआ, उनमें से जो प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट लेके मैंने अगले 2-3 सालों में उसको मैंने एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया, जो जगह है इंटरनेशनल एग्जीबिशन। काफ़ी लोग पूछते हैं कि साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में बायर फाइंडिंग कैसे करें। आज मैं आपको थोड़े प्रैक्टिकल तरीके बताता हूँ, जो ज़्यादातर लोग उसको काम में नहीं लेते। लोगों की एक्सपेक्टेशन भारत से एक ही है कि मैं लैपटॉप खोलूँ, इंटरनेट पे लिखूँ और मुझे कस्टमर मिल जाए। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। बायर फाइंडिंग के 2 रास्ते होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन रास्ते में इंडिया में बैठ के काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, पर प्रॉब्लम ये है जिसमें ये इंडियन एम्बेसी का कांटेक्ट करना, B2B पोर्टल होते हैं, है ना, ये पोर्ट डेटा होता है, ये सारी चीज़ों से आप काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ को निकाल सकते हैं। पर ये सारी ओवरनाइट अभी काफ़ी ओवर हो गई, मतलब इसमें बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं, तो सक्सेस बहुत कम मिलता है। मैं आपको थोड़े प्रैक्टिकल रास्ते बताता हूँ, जो लोगों को ऑलवेज आगे जाके यूज़ करने चाहिए, जो अक्सर इंडिया में लोग यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें खर्चा होता है। ऑफलाइन रास्ते, जिसमें सबसे पहला रास्ता ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना। दुनिया में एक 10 टाइम्स करके वेबसाइट है, 10times.com, जिसमें दुनिया भर की आपको काफ़ी सारी एग्जीबिशन की लिस्ट मिल जाती है। वैसे भी जो आप RCMC का हिस्सा हो, एग्रीकल्चर करते हो तो अपेड़ा है, स्पाइस करते हो तो स्पाइस बोर्ड है, उसकी वेबसाइट पे भी इवेंट में जाके देख लेना। वहाँ पे भी वो लोग आने वाले सालों में FIO वाले भी अरेंज करते हैं काफ़ी सारे, है ना, इवेंट्स। भाई साहब, एग्जीबिशन में जाना पड़ता है।
मैंने भी अपने जीवन में अपनी कंपनी को, जैसे गल्फ फूड नाम का एक एग्जीबिशन है दुबई में होता है, महंगा है ना, 8-10 लाख रुपए से स्टॉल की शुरुआत होती है। भाई डालो, हमने भी डाला था, स्टॉल भी डाला। है ना, ऐसे इंटरनेशनल एग्जीबिशन में। वहाँ से जो इंक्वायरी आती है ना भाई, वो जेन्युइन होती है काफ़ी हद तक, क्योंकि कोई अपना देश छोड़ के टाइम पास करने के लिए वो एग्जीबिशन में नहीं आएगा, है ना। वहाँ पे कनेक्शन काफ़ी अच्छे बनते हैं। 2-3 एग्जीबिशन को अटेंड करके कर लेना, मैं गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ का पहला ऑर्डर आपको आसानी से वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा रास्ता, बिजनेस डेलीगेशन में जाना। भारत सरकार की ओर से काफ़ी सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस है, जैसे FIO, एसोकेम, FICCI, ऐसी काफ़ी सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस है जो बिजनेस डेलीगेशन अरेंज करती है, जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं। भारत सरकार ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू आपको लेके जाती है बाहर की दुनिया में, जहाँ पे आपके बायर के साथ आपकी B2B मीटिंग करवाई जाती है, जहाँ पे आप अपना बायर आमने सामने हो, और प्रोडक्ट भी फाइनल होती है कि इतनी प्रोडक्ट वाले ये डेलीगेशन में आ सकते हैं, जिसमें प्राइस भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि उसमें कमाने का हेतु नहीं होता। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम होता है व्यापारियों को सपोर्ट करना। ऐसे काफ़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस डेलीगेशन में हम गए। उसके बाद पर्सनल जाके मार्केट विजिट करना। आप मेरी सोशल मीडिया पे आगे थोड़ा देख लेना, अभी मैं रिसेंटली वियतनाम से आया हूँ, 15 दिन रुका था वहाँ पे, है ना। मैं खुद जाता हूँ भाई, हर साल मार्केट विजिट करता हूँ। यहाँ से जाने से पहले लिंक्डइन पे, पोर्ट डेटा से काफ़ी सारे कनेक्शन बना के जाता हूँ। वहाँ पे प्रीफिक्स मीटिंग होती है मेरी, और वहाँ से जो बिजनेस कनेक्शन निकल के आते हैं, क्योंकि मार्केट में आप आमने सामने बैठे हो, जैसे हम यहाँ पे आमने सामने बैठे हैं भाई। आप ही सोचो ना, फ़ोन पे कन्विंस करना और आमने सामने होके कन्विंस करना, भाई ऐसे व्यापार होते हैं। ये सारे रास्ते, इसको छोड़ के भी बहुत सारे हैं, जैसे पर्सनल मार्केट में विजिट करना, थर्ड पार्टी एजेंसी को नॉमिनी करना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग और रास्ते हैं जिसके बेस पे जाके आपका व्यापार बड़ा होगा। ये सारे तौर तरीके मैंने भी अपने जीवन में सीखे, अपने व्यापार में अप्लाई किए, तब जाके भाई ये घर से चालू की गई कंपनी आज दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। तो ये जो डेलीगेशन का सर आपने बताया, उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि फिर कोई भी डेलीगेशन का पार्ट बन सकता है? देखो, सिंपल सा क्राइटेरिया एक ही है कि कंपनी होना चाहिए, वेरिड लाइसेंस, IC, GST, AD कोड, RCMC बेसिक लाइसेंस, अच्छा प्रोडक्ट, कैटलॉग, ब्रोशर, ये सारा बेसिक क्राइटेरिया ये होना चाहिए। आपका सर सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रांग है, तो सोशल मीडिया से कोई एक्सपोर्ट की इंक्वायरीज आती है? बहुत सारी आती है भाई। सोशल मीडिया जो है ना केवल भाई, वो आने वाले सालों में व्यापार का सबसे बड़ा वेपन है, याद रखना। सोशल मीडिया को अगर कोई भी बहुत हल्के में ले रहा हो तो आज से वो ना ले, क्योंकि सोशल मीडिया आप भी देखते हो कि बहुत सारे लोगों का पूरा जीवन बदल दिया। मेरा भी जीवन मेरे सोशल मीडिया ने बदल दिया। कोविड का टाइम था, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी यही भाव से कि भाई लॉकडाउन है, मैं भी घर पे बैठा हूँ, कुछ है नहीं, चलो लोगों को कुछ अच्छा नॉलेज दिया जाए। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है होराइजन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, शॉर्ट में है HIIEM। यूट्यूब पे जाना, कोई भी सर्च करना, जहाँ पे मैं अपनी ऐसी प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, सच बात करता हूँ। वो वाली बात नहीं कि भारत के 100 रुपये की प्रोडक्ट अमेरिका में लाख में बेचूँ, कल आओ परसों एक्सपोर्टर बनो, ऐसे वीडियो मैं नहीं बनाता। मेरे यूट्यूब पे जाके देखना, मैं सच बात सिखाता हूँ। लोगों का प्यार मिला, आज मेरी यूट्यूब चैनल पे कम से कम 2.5 लाख से भी ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूज़ भी काफ़ी करोड़ों में है। मेरी इंस्टा पे भी 150 के है, मेरी फेसबुक पे भी 120 के है। मतलब ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो सोशल मीडिया का 6.5 लाख से भी ज़्यादा का है, जिसमें करोड़ों लोग मुझे सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। सोशल मीडिया से एक हफ्ते में कम से कम मुझे 2 से 3 इंक्वायरी आती है, अगर आज की मैं बात करूँ। एक हफ्ते में 2 से 3? 2 से 3। ओके। हर कोई कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि काफ़ी सारे उनमें से बिगनर भी होते हैं, काफ़ी टाइम पास करने वाले भी होते हैं। पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में हर रोज सुबह उठ के हमें नया कस्टमर चाहिए भी नहीं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये व्यापार रिकरिंग का व्यापार है।
ये व्यापार में अगर एक साल में आप लोगों को एक कस्टमर मिले, केवल भाई, कितने? एक, सिर्फ एक। तो भी अगर पेट भर जाएगा। आप एक्सपोर्ट करने के लिए निकलो, एक साल में आपका गोल बस इतना होना चाहिए कि मुझे एक बायर मिले। और वो एक बायर कैसा होना चाहिए? जेन्युइन, जो आपको परफेक्टली अच्छे पेमेंट टर्म्स में परफेक्ट ऑर्डर दे। पैसा अब आने वाली आपकी जनरेशन खाएगी, उतना आप कमाओगे। हर नए साल पोर्टफोलियो में एक एक ऐड होगा। एक बायर अगर एक महीने में एक ऑर्डर भी देगा, 12 महीने के 12 ऑर्डर, एक ऑर्डर को फुलफिल करने में आप करना काम, जान है ना? एक काम कंप्लीट करना कम से कम 20-25 दिन निकल जाते हैं, माल भरने से लेके बैंक में पेमेंट तक आके BRC कंप्लीट करने में। तो भाई बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा तो है। ऐसे कोई एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल जहाँ पर कोई आया हो और इंक्वायरी कन्वर्ट हुई हो, आपने एक्सपोर्ट कर दिया हो और जो आपके साथ अभी भी जुड़ा है? मेरे 20 देशों के पोर्टफोलियो में से 4 देश ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे कनेक्शन में आए थे, ओह, जहाँ पे मैं आज के दिन एक्सपोर्ट करता हूँ। ड्यू टू सम मोनोपोली रीजन में नाम नहीं लूँगा, पर वो सारी इंक्वायरीज ऐसी थी कि जो मुझे काफ़ी समय से फॉलो करती थी सोशल मीडिया पे। भरोसा था भाई चलो सागर भाई अच्छा कंटेंट बनाते, अच्छा नॉलेज रखते हैं, अच्छा माल देंगे। और एक सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसका एक भरोसा आदमी को ऑटोमेटिक आप पे आ आता जाता है ना? तो कन्विंस करने में बहुत टाइम नहीं टाइम लगता। नहीं लगता। पर जो कुदरत की मेहरबानी, मतलब हम पे हाथ है, तो ये सारा सोशल मीडिया पे इतना फैन फॉलोइंग हुआ, हर किसी का नहीं होता। तो आप एड वेड रन करो यार, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, AI का ज़माना है ना? कैंपेन वेम्पेन चलाओ मेटा के थ्रू, बहुत सारी इंक्वायरीज आती है भाई, आती है मेटा वगैरह की। बिल्कुल आती है। सर आपने मैंने आपका यूट्यूब वीडियोस, जैसे आपने बोला, मैं आपके चैनल पे भी गया था, तो एक रीसेंट वीडियो आपका था कि आपने उसमें बताया था कि आप खुद कंटेनर लेके जाते थे वहाँ पर, दुबई में जाके बेचते थे। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उसके बारे में कुछ बता सकते, क्या प्रोसीजर कैसे होता था वो? UAE इज अ सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर फ्रॉम इंडिया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम भारत से सबसे ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं USA, अमेरिका। दूसरा, हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं UAE, जो आप बोलते हो दुबई। तो मैंने भी काफ़ी ट्रेंड में था दुबई, तो मैंने भी सोचा कि चलो एक्सपोर्ट किया जाए। मैं भी एग्रो कमोडिटी में था, तो एग्रो कमोडिटी वहाँ पे काफ़ी चलती है, क्योंकि वहाँ पे इतना एग्रीकल्चर नहीं होता है, आपको भी पता है। तो वो पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपाइंस, बहुत सारी अलग अलग कम से कम 25-30 कंट्रीज से फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंपोर्ट करते हैं। मैं भी R&D किया, तो पता चला कि दुबई में एक अलवीर मार्केट करके जगह है जहाँ पे ये पूरा माल आता है। मैं गया था पहले विजिट करने के लिए, मार्केट को देखा, समझा कैसे काम होता है, यहाँ पे प्रोज कॉन्स सारी चीज़ें क्या है, अच्छी पार्ट नेगेटिव पार्ट क्या है, समझा, सीखा। फिर थोड़े कंटेनर लेके गया वहाँ पे, जो हमारे एक दो जान पहचान वाले थे, उसकी कंपनी का नाम यूज़ करके कंटेनर उतारा, मार्केट में खुद ही अपने हाथों से बेचा। ऐसे वीडियो भी है मेरी यूट्यूब चैनल पे, मेरे, मतलब आप आप देख सकते हो। आपने कंटेनर यहाँ से गया बाई सी, आप गए बाई एयर। मुंबई में माल रॉ मटेरियल प्रोक्योर हमने किया, पैकिंग हमने किया, शिप हमने किया, उतारा भी वहाँ पे हमने और बेचा भी वहाँ पे मैंने। आप हाँ, सिर्फ अकेले ने सब किया अच्छा। जी। ये जर्नी के ऊपर पूरा वीडियो है, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो वो करने की ज़रूरत क्यों होती है? भाई अब देखो, वो मार्केट है ना, वो क्रेडिट का मार्केट है, कमीशन बेस्ड मार्केट है। तो किसी के ऊपर ब्लंट भरोसा करना, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि क्रेडिट में काम करने का अपना कभी मूड नहीं बना। यहाँ पे क्रेडिट का मार्केट है, तो क्रेडिट में काम करना नहीं था, इसलिए अपना माल अपने ही हाथ में, अपना पैसा अपने ही हाथ में, है ना? इसलिए मैं जाके वो पूरा काम किया था। भले ही खर्चा ज़्यादा हो रहा था, बचता कुछ नहीं था, क्योंकि आना जाना रहना तकलीफें काफ़ी है। पर वहाँ पर आप कंटेनर को किसी कंपनी के थ्रू उतारते थे, फिर पार्किंग प्लाजा में वहाँ पर लेके जाते थे कंटेनर, और पार्किंग प्लाजा में ही बायर्स आते थे जी और उधर ही आप सामने सामने सेल करके उनसे पैसा ले लेते। जी, कैश एंड कैरी बोलते हैं उसको वहाँ पे। कैश एंड कैरी। सो सर, ये एक्सपोर्ट की तो बात हो गई। अब आपकी जो इंस्टीट्यूट आपने स्टार्ट की थी,
तो उसके पीछे का क्या लॉजिक था और वो क्यों स्टार्ट की थी आपने? 2018 के बाद मेरा ये जो व्यापार आगे ग्रो हुआ, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो मेरे पास भी आए कि साहब आप खुद एक्सपोर्ट करते हो और आप सिखाते हो, तो आपको नहीं लगता कंपटीशन मार्केट में आपका और बढ़ेगा? वैलिड क्वेश्चन है। उसका आंसर मैं आपको ये देता हूँ कि अगर मैं ना सिखाऊं तो जिसको करना है, जैसे मुझे करना था, वो कर ही लेगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। पर तकलीफें होती है जब हम करने निकलते हो तो राइट एडवाइस नहीं मिलती, पैसे जाते हैं, फंसते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है। तो उससे तो बेहतर था अगर मैं अपनी 2 चीज़ें उसको बता देता, तो शायद उसका पैसा बच जाता, उसके फ्रॉड बच जाते। मैं प्राउडली आज ये कहता हूँ भारत से कि मैंने कम से कम इंडिया से 25 से 30 लोगों के फ्रॉड होने से मैंने बचाए, और वो सारे फिगर लाखों रुपए में है। 25 से 30 ऐसे परिवार है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, वैसे है तो बहुत सारे, पर पर्सनली जानता हूँ जिसका मैंने फ्रॉड होते हुए बचाया है ना। तो वहाँ से यह भावना आई कि भाई किसी को कुछ दो, देने से कुछ कम नहीं हो जाएगा। वो भी वो बंदा वो मेरे से क्या मांग रहा है, सिर्फ एडवाइस मांग रहा है ना। जैसे अगर भाई आपने किया, अगर मुझे करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे। 2020 की कोविड के बाद ये रश काफ़ी और ज़्यादा बढ़ा। तो 2021 में हमने सोचा कि एक प्रैक्टिकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की जाए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिखाने के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सिखाती है कि जो एक्चुअल में मार्केट में है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है ना। काफ़ी सारे ट्रेनर है जो ऐसे कमिटमेंट करते आओ रातों रात एक्सपोर्ट बना देंगे, है ना। यहाँ से कंटेनर दुबई एक्सपोर्ट करवा के काम अपना तमाम करवा देते हैं, पीछे से उसका ही कमीशन निकाल लेते हैं। ये इंडस्ट्री में बहुत डार्क पार्ट भी है भाई, है ना। ये ट्रेनिंग के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जाती है। हमने वो चीज़ को आइडेंटिफाई किया। हमने सोचा कि एक अच्छे मन से, अच्छे भाव से, मनी मेकिंग नहीं, तो हमने ये इंस्टीट्यूट की शुरुआत फ्री में की थी। सच बताता हूँ, अच्छा, 1 रुपया भी मैं नहीं लेता था, फ्री में जी। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप मुफ्त में किसी को कुछ भी देते हो ना, तो होने वाले को कीमत होती है पर सब लोगों को नहीं होती। तो काफ़ी रश ऑलरेडी था, मिस मैनेजमेंट होता है। लोग ये नहीं देखते कि सागर भाई अपना परिवार लेके बैठे हैं, धंधा लेके बैठे हैं, फिर भी मुफ्त में इतना दे रहे, तो एटलीस्ट उसके साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए। फिर आपके ऊपर थोड़े ब्लेम आते हैं कि टाइम नहीं देता, फ़ोन नहीं उठाता, है ना। तो एक पॉजिटिव में से नेगेटिव पार्ट जाती है। तो फिर हमने सोचा कि इसको थोड़ा कॉरपोरेट तरीके से इंस्टीट्यूट को बनाया जाए। तो 2021 के बाद फिर हमने धीरे धीरे आगे इंस्टीट्यूट को प्रॉपर एक रजिस्टर्ड किया। आगे जाके हमने एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किए। वो प्रोग्राम भी हमने यही ध्यान में रखते हुए बनाया है कि वो बंदा बाद में वो सीख के एक्सपोर्ट कर सके, जिसमें ओवरनाइट सक्सेस वाली कोई कहानी हम नहीं सिखाते कि 3 दिन आओ, सागर भाई एक गोली पिलाएंगे, परसों आप एक्सपोर्टर बन जाओगे। ऐसा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। हम उसमें सच बात करते हैं, जिसमें तकलीफ भी होगी, जिसमें रोना भी आएगा, और एक अच्छा फेस भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं पहले से ही आपको बोलता हूँ कि मैं मैनिपुलेशन नहीं करता, मैं जो भी बात है वो सच बताता हूँ। तो ऐसे ही हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। आज मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि भारत में 5,000 से भी ज़्यादा अच्छे एक्सपोर्टर मैं बना चुका हूँ। इनमें से काफ़ी सारे लोग मेरे पास ऑन रिकॉर्ड भी है, जिसके नाम, नंबर, फ़ोटो मेरी वेबसाइट पे भी मैंने लगाए। तो मैं ये बोल सकता हूँ प्राउडली कि मैं 5,000 से भी ज़्यादा सागर ये भारत में कंट्रीब्यूट कर चुका हूँ, जो अच्छे से अच्छा भारत से अपना एक्सपोर्ट ज़ीरो से शुरुआत करके अब कर रहे हैं। तो सर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो जनरली क्या मिस्टेक्स करते हैं स्टार्टिंग में एज अ बिगनर्स? सबसे पहले वो मिस्टेक करते हैं क्रेडिट में एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी एक्सपोर्टर बनना है। आजकल सबको जल्दी जल्दी, है ना, कि आज आऊँ परसों एक्सपोर्टर बन जाऊँ, तो क्रेडिट में काम करते हैं। आज एक नया एक आपको केस स्टडी समझाता हूँ। एक फ्रॉड मार्केट में बहुत निकला है। इसमें बहुत सारे ट्रेनर भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट भी है जो ये पूरा गफला करते हैं। आजकल जिसको भी तुरंत एक्सपोर्टर बनना हो, एक मोडस ऑपरेंडीज मार्केट में नहीं आई है, जिसमें आपको इंडिया से लेके यूएई, दुबई में एक्सपोर्ट करवाया जाता है। अब ये बंदा अब नया है,
उसको एक्सपोर्ट का ए से लेके जेड पता नहीं है, वो बंदा उसका एडवांटेज उठाता है ना। क्या आप अपने यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हो, बायर हम आपको दिलाएंगे, अच्छा। है ना। सामने उसकी कंपनी होती है, वो खुद ही खोल के बैठा है यूएई में। आपको भी पता है कि यूएई में कंपनी खोलना कोई नई बात नहीं है। मतलब अपने ही इंडियन, अपनी मराठी गुजराती लोग अपना ही काम पूरा करते हैं, भाई करके पूरा कंटेनर खा जाते हैं। जिसमें ये फ्रॉड करने का तरीका ऐसा है कि आपको एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा विश्वास देने के लिए एक चेक दिया जाता है ना, ताकि आपको भरोसा आ जाए। बोला वहाँ से पेमेंट नहीं आएगा ना, तो ये चेक एंड कैश, ये चेक दे देना। और ऑलरेडी वो चेक आप डालते हो, बाउंस होता है, और 5 तारीख तो कोर्ट में भरता है, 6ठी आपकी भरेगा, उसमें उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। और ऐसे ही आजकल बहुत लोगों के साथ ये स्कैम होता है। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ लोगों को कि अगर ये कोई कमिटमेंट आपको करे कि मैं आपको जेन्युइन कस्टमर दिलवाऊंगा, ये अभी मार्केट में नया आया है कि आप आओ हमारे साहब से सीखो, हमारे साहब एक्सपोर्ट सीखवा तो देंगे, बाद में आपका करवा भी देंगे। तो भाई अगर वो करवा देगा तो आप अपने मन से पूछो, खुद कर ले। जैसे मैं खुद अपना करता हूँ भाई, मैं भले सिखाता हूँ पर मैं ये नहीं बोलता कि मैं आपको करवा के भी दूंगा। भाई याद रखना, मेरे 8 साल के करियर में मेरा एक्सपोर्ट करवाने के लिए कोई नहीं आया है, ना कभी कोई आएगा। कोई ये नहीं बोला कि सागर भाई बहुत अच्छा काम करते हो, रखो ये 2 एडवांस वाले कस्टमर। अच्छा, कोई नहीं आता भाई, अपना काम खुद करना पड़ता है। मैं सिखाता हूँ, मेरे से सीख के करने की जिम्मेदारी मेरे से जो सीखा उसकी है। ये मार्केट में स्कैम चल रहा है कि हम आपको करवा देंगे, वो करवा देने के नाम पे बाद में आपका ही काम तमाम कर दिया जाता है। सर, जो आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स वगैरह आते होंगे आपके पास सीखने के लिए, तो वो मार्जिन्स की बात करते होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये सब मगजमारी करके क्या मिलने वाला है। तो अगर आप ऑनियन की बात करो या किसी और प्रोडक्ट की बात करो, तो किस में मार्जिन ज़्यादा है? ऑनियन के एक कंटेनर पे कितना मिल जाता है? आज तो भाई ओनियन में मिलने की बात तो दूर है, बहुत कम, कितना जाए उतना ब्रेक मारना पड़ता है। अच्छा। इतना कम से कम नुकसान, क्योंकि अब इतना वो वर्सटाइल प्रोडक्ट है, मतलब उनमें से वो चेंज होकर इतना कॉम्पिटिटिव वो हो गया है ना, उसमें मार्जिन कुछ नहीं बचा। दूसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में अगर मार्जिन की बात करें, मैं काफ़ी सारी कमोडिटी को एक्सपोर्ट अब कर चुका हूँ, अब सिर्फ ओनियन एक्सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारे लोग पूछते कि साहब मार्जिन कितना है, क्योंकि यूट्यूब पे हमने वीडियो देखा था कि भारत से अगर 100 रुपये की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो तो अमेरिका में 1000 रुपये में बिकती है, 200% प्रॉफिट मार्जिन, 500%। इतना मार्जिन होता है क्या साहब? भाई मैंने अपने 8 साल के करियर में कभी एक्सपोर्ट किया, मेरे 10 लाख के कंटेनर के 30 लाख हो गए, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। ना होने का भी रीज़न है कि ये सिंपल व्यापार है, ये कोई जुआ नहीं, गेमलिंग नहीं है। एक का डबल करना हो तो गेमलिंग, 3 पत्ती खेलो, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार उसके लिए नहीं बना है। ये भी एक नॉर्मल व्यापार की तरह व्यापार ही है, केवल भाई इसमें भी मार्जिन 10 to 20% के आसपास है। हर कोई कमोडिटी बहुत मोनोपोली वाली है कि भारत में सिर्फ आप 5 प्लेयर हो तो अगर आपका 30, 40, 50% तक जा, 100% तो नहीं होगा, मतलब एक का डबल तो नहीं होता, ये मान लो आप। पर हाँ 10-20% के आसपास का मार्जिन है। पर काफ़ी लोग बोलेंगे ओहो ये तो बहुत कम होता है। इसमें पैसा इसलिए दिखता है भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार वॉल्यूम का गेम है। शाम तक अगर आप यहाँ पे 500 चीज़ बेचते थे, एक कंटेनर में 5000 चीज़ जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो वो 10% 20% आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है। प्लस भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट करते हो तो जीएसटी रिफंड मिलता है, डीबीके मिलता है, रोड टैप मिलता है, ऐसी अलग अलग काफ़ी सारी स्कीम है जो भी मिलती है, जो आपके प्रॉफिट में ऐड होती है। हाँ, 3-4% वो भी ऐड हो जाता है, तो ओवरऑल आपका मार्जिन अच्छा निकल के आता है। एक का डबल नहीं होता। ये वीडियो अगर आपने किसी ने देखे, ये बात सच नहीं है। सर, तो कोई आपके ऐसे कोई स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी, आई नो कि बहुत सारी होगी, लेकिन एक दो ऐसी प्रैक्टिकल कुछ आप बता सके कि जो आपके दिल के करीब हो कि उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। एक रंजीत करके एक लड़का आया था हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार सीखने। यूपी का बंदा था, यूपी से गुजरात आया था ट्रैवल करके अहमदाबाद।
मेरी ऑफिस पे, हमारे प्रोग्राम अटेंड किए थे। बहुत बेसिक काइंड ऑफ आदमी, ड्रेसिंग बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल। मैंने उसको पूछा तो उसका कुछ ट्रेडिंग का व्यापार था लोकल मार्केट में, वो कुछ ग्रोसरीज आइटम का ट्रेडिंग करते थे, बहुत मामूली ट्रेडिंग करते थे, किराना की दुकान होती है वैसे ही ट्रेडिंग करते थे। सीखा बहुत अच्छे से, मेरी स्ट्रेटेजी जो हमने प्रोग्राम में सिखाई, बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 6-7 महीने का समय जाता है केवल भाई, मैं जैसे आपको बोला। 1 साल होते होते उसको एक अच्छी पार्टी मिली गल्फ कंट्री से, कंट्री का नाम नहीं लूँगा, उसका धंधा मैं नहीं बिगाड़ूंगा इसलिए उसका ज़्यादा डिटेल कंपनी का नाम भी नहीं दे रहा हूँ। अच्छा ऑर्डर मिला, एडवांस भी मिला, 100% नहीं मिला, 40% मिला। प्रोडक्ट क्या था? ग्रोसरीज आइटम, ग्रोसरी। ग्रोसरीज आइटम। 40% एडवांस मिला, 60% अगेंस्ट स्कैन कॉपी BL था। भाई ने एक्सपोर्ट किया, पैसा थोड़ा कमाया और ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, धीरे 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 एक्सपोर्ट किया। आज उसका टर्नओवर एटलीस्ट 1 से 2 CR के बीच में है जी। एक छोटे से दुकान वाला आदमी आज 1 से 2 करोड़ का एक्सपोर्ट का धंधा करता है। अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, मतलब और तो ग्रो अभी उसका रिसेंटली 1-1.5 साल के आसपास का समय हुआ। ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्टोरियाँ है। ऐसे और एक बंदा आया था जिसका नाम मैं ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा, पर वो भारत के टॉप ट्रैक्टर एक्सपोर्टर में से एक है। ट्रैक्टर जी, है ना, वो भी काफ़ी अच्छा भारत से एक्सपोर्ट करता है। ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ है जो हमसे सीखे और आज भारत की इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। करेक्ट सर। सो मार्केट्स की अगर बात करें तो मार्केट्स क्या आपको लगते हैं कि अभी एग्री के लिए फेवरेबल है और बूमिंग है? देखो, एग्री सेक्टर के लिए अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई करो वियतनाम, इंडोनेशिया। ये भी काफ़ी अनटच मार्केट है। मैं भी रिसेंटली विजिट किया तो पता चला थोड़ा ये UAE थोड़ा ओवर हाइप क्रिएट हो चुका है। अफ्रीका में भी काफ़ी थोड़े फ्रॉड के केसेस भी होते हैं। आप ट्राई करना चाहते हो तो एशियन कंट्री में इंडोनेशिया है, वियतनाम है। वियतनाम में लाओस क्या है। पता चला? अभी आप 15 दिन गए थे तो। पीनट का मार्केट अच्छा है, अच्छा। मिलेट का मार्केट अच्छा है, मेज़ का मार्केट अच्छा है, ओनियन का मार्केट, मैं ओनियन के 2 कंटेनर लेके भी गया था साथ में बेच के आया। यूरोपियन मार्केट अच्छा है। यूरोप मार्केट में तकलीफ बहुत होती है, कस्टमर कन्वर्ट बहुत इजी नहीं होता, कि वो लोग बहुत चूजी है ना। पर उसका एक बहुत अच्छा पार्ट है कि अगर एक बार मान गया ना तो फिर वो उसको कोई रेगुलर तोड़ के ऑर्डर, वो सालों तक आपके साथ चलेगा। तो यूरोपियन सेक्टर और एशिया में ये कंट्रीज, ये मार्केट एग्री के लिए अच्छा है। और एग्री नहीं भाई करना चाहते हो तो भारत से वैसे बहुत सारी चीज़ भाई, इंडिया से ह्यूमन हेयर से लेके नासा में लगने वाले रॉकेट तक की आइटम एक्सपोर्ट होती है। ये सच बताता हूँ। तिरुपति बालाजी मंदिर जो हेयर आप डोनेट करते हो उसको फेंक नहीं दिया जाता, बाद में उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। और नासा में लगने वाले रॉकेट के इक्विपमेंट्स हमारे अहमदाबाद के इसरो में बनते हैं, जिसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे साइंटिस्ट थे बहुत अच्छे, उसने की थी। पर भारत से ना आप रॉकेट कर पाओगे, ना आप ह्यूमन हेयर कर पाओगे, पर जो करना चाहते हो उसकी एक थियरी है ना, वो आप लोग लिखना। मैं आपको हर एक को बताता हूँ ऑन कैमरा। अगर जिसको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में सक्सेस होना हो तो उसका एक फॉर्मूला है। मैं जब पढ़ाई करता था ना तब हमारे टीचर हमें एक चीज़ बोलते थे कि सागर, अगर तुझे अपने कोई भी सम को सोल्व करना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले को सीख ले, वो सम सोल्व हो जाता है। वो पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं तो मैडम का फॉर्मूला मेरे को वो टाइम पे समझ में आया नहीं, पर वो फॉर्मूला मेरे जीवन में मेरे को समझ में आया कि हर कोई धंधे का एक फॉर्मूला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला है। हर कोई लिखना चाहता हो तो लिखना। वो फॉर्मूला है, यू हैव टू सिलेक्ट वन राइट प्रोडक्ट। वन राइट प्रोडक्ट मतलब एक राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट करो जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हो। फिर वन राइट मार्केट, वन राइट प्रोडक्ट के बाद वन राइट मार्केट। इंडिया से जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की ना, वो दुनिया के कोने कोने में नहीं जाने वाली। दुनिया में 196 प्लस थोड़े कंट्री है, गूगल कर लेना। हर कोई प्रोडक्ट हर कोई दुनिया के कोने कोने में नहीं जाती, उसका स्पेसिफिक टारगेट मार्केट होता है।
ये ट्रेड मैप की वेबसाइट से ये सारी चीज़ें आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट कौन से देश में जाती है। आपको मार्केट सिलेक्ट करना है, वो मार्केट में अगर आप मेहनत करते हो तो आपको लास्ट में मिलेगा वन राइट बायर। ये फॉर्मूला है धंधे का, वन राइट प्रोडक्ट, वन राइट मार्केट, देन आफ्टर वन राइट बायर। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सबको ये वाली उंगली चाहिए, है ना, वन राइट बायर। वो कभी नहीं मिलेगा। इसके पहले सबसे पहले आपके पास एक मार्केट और एक प्रोडक्ट का अच्छा होना जरूरी है। अगर ये फॉर्मूले को समझ लिया तो व्यापार हो जाएगा। सर एक नॉर्मल बंदा कोई है, उसके पास एक मिनिमम कैपिटल है, उसे स्टार्ट करना है, तो क्या मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? देखो, ये भी एक तरह का मीथ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार का कि इसमें लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। बात थोड़ी बहुत तो सच है भाई, व्यापार बड़ा है इंटरनेशनल लेवल का, तो पैसे तो चाहिए। पर एक इंटरनेट के ऊपर ये साइड भी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार की शुरुआत जीरो से करिए, बिना इन्वेस्टमेंट के। तो ये बात भी सच नहीं है, वो वाली बात भी सच नहीं है। तो सच बात क्या है? मैंने किया इसलिए मैं बताता हूँ। मैं ऐसा कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, पर जो मैंने अनुभव किया मेरे जीवन से इसलिए मैं बताता हूँ, मेरे पे गुजरी है इसलिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार की शुरुआत पहले कंपनी खोलने से होती है। तो पहला तबक्का कंपनी खोलने का। तो कंपनी खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए केवल भाई, आपको भी पता है, 20,000 से लेके 50,000 के बीच में प्रोप्राइटर LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलो, जिसमें IC, GST, AD कोड, RCMC जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट ले लो। आपकी दुकान इंपोर्ट एक्सपोर्ट की खुल गई, है ना। अब आगे उसको चलाने की बात है। अब ये व्यापार, मैं आपको जैसे बोला कि गुजराती व्यापारी हूँ, ये गणित जरूर जानता हूँ धंधे का, कि शायद आपका व्यापार 1-1.5 साल ना चले। तो व्यापार को चलाने के लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जहाँ पे इंडिया से लेके बाहर जाने तक की एक्टिविटीज़ के लिए आपकी जेब में 2-2.5 लाख रुपए के आसपास पैसा होना चाहिए। उसके बाद का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगेगा शिपमेंट टाइम पे, जब आपको ऑर्डर मिले वो टाइम पे। वो इन्वेस्टमेंट कितना है? वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड है कि आप कौन से सेक्टर में गए हो। आप बोलोगे आजकल ये कांदा बांदा सब एक्सपोर्ट करते हैं तो 8-10 लाख में कंटेनर हो जाते हैं। आप बोलोगे मेरे को डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना, इतना सा आर्टिकल है 50-60 लाख में जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड है कि आप कौन से सेक्टर, कौन सी प्रोडक्ट में जाते हो। और साथ में इन्वेस्टमेंट डिपेंड है कि आप कौन सी पेमेंट टर्म्स में काम करते हो। भाई लेने वाला बाकी मांगेगा, देने वाला एडवांस। अगर दोनों को मिला के अच्छे से कन्विंस किया जाए तो बीच में रास्ता निकल जाए तो आधे का जुगाड़ हो जाता है, आधा डालना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट का सॉल्यूशन भी हो जाता है। तो माल प्रोक्योर करने के लिए तो 50% या जितना है उतना तो लगेगा ही। हाँ, सिंपल। सर किसी को अब कोई नया एक्सपोर्टर है जिसको पेरिशेबल आइटम्स में स्टार्ट करना है, तो आपकी क्या एडवाइस होगी? क्या प्रोडक्ट में स्टार्ट करना चाहिए और कौन से मार्केट पे फोकस करना चाहिए? देखो, मेरा तो यही कहना है कि अगर आप लोग बिगनर हो तो पेरिशेबल से थोड़ा दूर रहो। आप बोलोगे आपने तो कर लिया, अब खुद ही मना कर रहे हो। वो टाइम का मार्केट अलग था, आज थोड़ा ओवर हाइप क्रिएट हो चुका है। हर कोई इंटरनेट के ऊपर परसों यूट्यूब चैनल पे कांदा लेके जा रहा है, मिर्ची लेके जा रहा है ना। पेरिशेबल आइटम में प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी है पर प्रॉब्लम्स भी है। माल बिगड़ जाता है, डेमरेजिस चार्जेस लगते हैं कंटेनर जब आप लेट उठाते हो, है ना। फिर टेम्परेचर वेरिएशन के चार्जेस भी आते हैं, तो ये सारी दिक्कतें आती है। तो मेरी एडवाइस है कि नॉन पेरिशेबल सेक्टर को देखो। टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, इंजीनियरिंग है, फार्मा है, बहुत सारी चीज़ है। एग्रीकल्चर में भी काफ़ी नॉन पेरिशेबल आइटम है, वो देखो। पर अगर एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो ऑनियन है, ये सबसे बड़ी कॉमोडिटी है पेरिशेबल में। मैंगो है, अल्फांसो एक्सपोर्ट होता है हमारे गुजरात से, केसर एक्सपोर्ट होता है, सूरन एक्सपोर्ट होता है, एलिफेंट याम जिसको हम बोलते हो, पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट होता है, चिली एक्सपोर्ट होती है, ओकरा एक्सपोर्ट होता है। ऐसी भारत से कम टमाटर है, लेमन है, जिंजर है, बहुत सारी कॉमोडिटीज़ एक्सपोर्ट होती है। सागर सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आप थक नहीं गए तो 1-2-4 रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। प्लीज़। फर्स्ट प्रोडक्ट यू एवर एक्सपोर्टेड? ऑनियन। बिगेस्ट अर्ली मिस्टेक? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार का पूरा नॉलेज ना लेना,
तो मेरा मिस्टेक था। वन एक्सपोर्टर यू ट्रूली एडमायर? अदानी। पेशेंस और कैपिटल, बिगेस्ट एसेट क्या होना चाहिए एक्सपोर्टर के लिए? फर्स्ट पेशेंस, सेकंड कैपिटल, सेकंड। दोनों ज़रूरी है। फेवरेट एक्सपोर्ट मार्केट? यूरोप। एग्रो प्रोडक्ट यू लव एक्सपोर्टिंग मोस्ट? राइस। वन एक्सपोर्ट मिथ यू वांट टू बस्ट फॉर एवर? एक का डबल होता है। इन वन फ्रेज या वन सेंटेंस एडवाइस टू अ न्यू एक्सपोर्टर? कीप वर्क इन साइलेंस, मेक योर सक्सेस लाउड। थैंक यू सागर सर। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि वी विल बी कॉलिंग यंग एक्सपोर्टर जिन्होंने दुबई मार्केट में काफ़ी सारे फ्रॉड वगैरह फेस किए, तो अब हम उनको बुला के डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे। वेलकम प्रतीक जाधव। थैंक यू सर। स्टार्ट करने के लिए कुछ अपनी स्टोरी के बारे में बताओ कि कब आपने स्टार्ट किया था और या श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। Yeah. आई मीन सच प्लेटफॉर्म्स आर अ वे कि जहाँ पे हम एक्सप्रेस कर सके यू नो हाउ एग्जैक्टली द एक्सपोर्ट इज़ बेसिकली। सो मैंने शुरू किया था 2022 में एंड तभी एज इन एक बहुत वियर्ड फेज चालू था बिकॉज जस्ट कोविड ख़त्म हुआ था। आई हैव लॉस्ट माई जॉब ऑल्सो वो टाइम पे। एंड देन आई वहाँ पे एक डिसीजन लिया था कि कुछ करना है, बट कौन सा करना है, क्या करना है, सेम एज पर द सर डिस्क्राइब्ड। बहुत सिमिलर जर्नी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट द वे ही हैज़ एक्सप्रेस्ड एवरीथिंग कि ये सिमिलर प्रॉब्लम्स हमें भी हो रही है। सो 2022 में व्हेन आई स्टार्टेड, तो पहले इतना ओवरवेलमिंग था सब कुछ कि कहाँ से शुरू करूँ। आई मीन एक्सपोर्ट करना है इतना पता है, बट कैसे करूँ, कौन होगा, कैसे गाइडेंस मिलेगा, कहाँ पे जाऊँ। एंड जस्ट एज यू वर डिस्कसिंग तभी बोला बहुत सारे वेबिनार्स एंड सेमिनार्स 299 199 में एक्सपोर्ट करिए, 200 में एक्सपोर्ट करिए। एंड देन वो 3 घंटे बताने के बाद देयर वाज ऑब्वियसली अपसेलिंग कि अभी आप हमारा ये प्लान ले लो जहाँ पे 1.5 लाख भरो, फिर देन यू विल डू ऑल दिस थिंग्स। सो ये सब बहुत ज़्यादा टू मच इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो ये सब हो रहा था एंड सो आई डिसाइडेड कि वो टाइम पे ना एक मेंटर पकड़ता हूँ कि ये मुझे तो आइडिया नहीं है कि ये बिजनेस करना है, बस इतना कंफर्म है कि ये करना है। सो लेट्स फाइंड अ मेंटर हु विल गाइड मी, विल हैंड होल्ड मी, बताएगा मुझे कैसा है। बिकॉज ये सब वेबिनार और कोर्सेज में से ना नॉलेज तो सब कुछ आ गया पता है, और ऑन पेपर एक्सपोर्ट लुक्स वेरी इजी कि ये ऐसा आया, एलसी का प्रोसेस ऐसा है, ये होगा, सर्कल होगा, पैसा आएगा, 20 दिन में क्रेडिट वापस, ये सब। तो ये बहुत प्रैक्टिकलिटी में ऑन पेपर बहुत ईजी लगता है। बट देन आई स्टार्टेड डूइंग द एक्सपोर्ट, तो तभी आई चोज वन मेंटर दैट वाज एक्चुअली वो रेफरेंस से आए थे, हम फैमिली रेफरेंस से आए थे। सो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा एंड दे ही स्टार्टेड माई जर्नी इन टू दिस एक्सपोर्ट वर्ल्ड। ठीक है, तो बट ऑब्वियस जो स्टार्टिंग में था, मैंने जो कोर्स मैंने जो पढ़ा था, जो बेसिकली सिस्टम था एक्सपोर्ट का जो होना चाहिए था, वो वैसा चल ही नहीं रहा था प्रैक्टिकलिटी में। कि जैसे मैंने पढ़ा था कि ये स्टेप्स होने वाले हैं सेमिनार्स में या फिर जो कोर्सेज है कि अभी ये स्टेप होगा, वो स्टेप, वो सब मुझे दिखा ही नहीं। कि वो जो मेंटर था ही स्टार्टेड डायरेक्टली डिस्कसिंग कि दैट अभी एग्रो में जाएंगे, वो ऑनियन पोमोग्रेनेट्स बेचेंगे, अल अवीर मार्केट, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट अल अवीर मार्केट एंड दुबई एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड एग्रो एक्सपोर्ट हो रहा था। तभी इंफॉर्मेशन कलेक्शन के टाइम मैंने भी ये बात बहुत सुनी थी, एज यू आर स्टार्टिंग एक्सपोर्ट, डोंट गो इनटू द पेरिशेबल एंड स्पेशली अल अवीर में मत जाना, दुबई में मत जाना, दुबई में एक्सपोर्ट, ये पहले सुना था। बट स्टिल ये था, ये डर था बिकॉज आइडिया नहीं था। जैसे सर ने बोला कि आई एम ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन, मेरे खानदान में किसी ने आज तक बिजनेस नहीं किया है। सो पता ही नहीं है कि वो नुक्स क्या है कि जिससे ये सब होता है। बट इतना पता चल रहा था कि जो कुछ चल रहा है दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर बिजनेस। सो सेम प्रोसेस था जो यूजुअली नए एक्सपोर्टर को बनाते हैं कि आप भेजो माल उधर, देन विल गिव यू 5% कमीशन, वो कितने में भी बेचे वो हमारी जिम्मेदारी है। सो वो कमीशन बेस्ड पे अल अवीर में बहुत ऑब्वियस काम होता है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आप अगर सोचोगे ना तो एज अ न्यू एक्सपोर्टर के लिए काफ़ी ईजी पड़ जाता है। क्योंकि मैं जब था ना तभी चलो एक क्या है, अभी एक सप्लायर APMC मार्केट जाना है वाशी, उधर बोलना है एक कंटेनर भरना है, CHA को बोलना है शिपिंग लाइन बुक करना है,
उधर अपना आदमी रेडी है, जो बायर है वो खरीदना है, वो कितने में भी बेचे मुझे 5% मिल रहा है। तो ऐसे महीने के 4 ऑर्डर भेज दिए, एक 5% के हिसाब से 10% मार्जिन भी रख लिया, तो भी एक लाख पकड़ा तो 4 लाख रुपए महीना आ गया। तो ये बहुत ईजी लगता है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, विच आई फील सो कि बहुत सारे ट्रेनर फायदा ले रहे हैं ये बात का कि ये सपने दिखा के कि स्टार्टिंग में इतना इजी होता है, इतना इजी होता है। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड विथ मी कि जो बायर, मेरे को बायर भी नहीं पता था, आई जस्ट कंप्लीटली ब्लाइंड ट्रस्टेड जो मेरा मेंटर था। बिकॉज ये चीज़ में मुझे एक चीज़ अभी 3 साल बाद मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरह समझी है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इफ़ यू आर गोइंग फॉर समवन कि कोई मेरे को सिखाए, सो यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी कि वो बंदा सही है। योर मेंटर सिलेक्शन हैज़ टू बी रियली गुड, बिकॉज हाफ ऑफ देम हैव नो आइडिया एंड हाफ ऑफ देम आर देयर जस्ट टू आपसे पैसे लेने के लिए खड़े वहाँ पे। तो उसने मुझे बोला कि ये करके बायर है, इसको दे दे। देन मैं खुद दुबई गया, पहला कंटेनर जब मैंने भेजा तो मैं खुद दुबई गया, वी हैड दैट डिस्कशन, बायर सब जेन्युइन लगे, ये आप मुझे महीने का 4 कंटेनर भेज दो, ये हिसाब से मैं आपको ये सब कर दूंगा। एंड दैट एंटायर ऑर्डर गॉट एग्जीक्यूटेड। मैंने पूरा इधर से पोमोग्रेनेट्स भेजा, 40 फीट कंटेनर, ऑल दिस थिंग्स, सब प्रोसेस भी देखा। उधर जाके कंटेनर भी मैंने उतरवाया, मैंने फर्स्ट दैट द सील विच वी ओपन, वो सील मैंने खोला एंड देन पूरा वो माल खुद ही मैंने देखा। देन इतना टाइम तो अपन जब तक वो माल आएगा बिकेगा, आप उतना टाइम उधर रह नहीं सकते। अल अबीर मार्केट में एज अ न्यू एक्सपोर्टर आप इतना 10-15 दिन उधर रह नहीं सकते, तो यू हैव टू कम बैक आफ्टर ये पूरा सब अपने करने के बाद। मैंने वो सब किया एंड देन चालू हो गया कि नेक्स्ट वीक क्रेडिट हो जाएगा। वो नेक्स्ट वीक क्रेडिट होते 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 फिर 3 महीने हो गया, फिर 4 महीने हो गया। बोले इतना प्रॉब्लम क्यों है? उसमें से उसने वापस फिर से मंगाया, अच्छा, कि नेक्स्ट ऑर्डर भी भेज दो आप, ताकि मैं दोनों एक साथ ही आपको ये दे दूं, कमीशन 5%, 10% एक साथ ही दे देता हूँ। एंड द थिंग इज कि वो सब आपको बहुत जेन्युइन लगेगा कि इधर अगर आप न्यू हो तो आपको जरा भी आइडिया नहीं होगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है या फिर ये आदमी आपको पैसा नहीं देगा। एंड देन सेम चीज़ हुआ मेरे साथ, 6 महीने चले गए, 1 साल हो गया, समझ में आ गया कि फ्रॉड हो गया है। देन दैट गाइस, वो पूरा हवे में बात है कि आप ये करो, नेक्स्ट कंटेनर में मेरा हो जाएगा, आपको पेमेंट मिल ही जाएगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, हम लोग इतने साल से यहाँ पे बैठे हैं, आप कभी भी हमारे इधर आ जाओ, ये सब करो। एंड दैट्स इट कि वहीं पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे अल अवीर में इट्स नॉट जो व्यवहार होना चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट्स दिया है, उसके बदले में मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया है आपको, उसके बदले में मुझे ये माल दे, मेरा मॉनेटरी गेन्स दे दो, वैसा नहीं होता वहाँ पे। बट देन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो भी नए एक्सपोर्टर्स है, बिफोर एंटरिंग वी आर नॉट सेइंग कि मार्केट में एंटर मत करो, बट चूज द मार्केट, वहाँ पे वो मार्केट जान लो कि हाउ इज़ दैट मार्केट इज़ राइट नाउ, and then you proceed it and choose a very right mentor for this thing if you are going for a mentorship. करेक्ट। Yeah. सागर सर, तो आपके क्या कमेंट्स है इसके ऊपर, एंड ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक आपके साथ ओवरऑल जो इंसिडेंट हुआ उसमें अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, कितने लाखों रुपए का आपके साथ वो टोटल फ्रॉड हुआ? Total 2 orders में I lost approximately 30 lakhs. 30 And lakh that was, and ये बात भी बताना चाहूँगा, that was a loan taken from a bank as an OD facility. And अगर आप एक नया फर्स्ट जनरेशन हो, आपको भी पता है, एंड देन पहले 2 डील आपके लाइफ के एक्सपोर्ट्स के, एंड यू फेस अ 30 लाख रुपीज़, तो ये बहुत ज़्यादा सेटबैक होता है, मेंटली भी, फाइनेंशियली तो होता ही है एंड मेंटली भी। तो एज एन हाउ डू यू सजेस्ट फॉर सच एक्सपोर्टर जिन्होंने इतना हैवी बेयर किया है, बट दे स्टिल वांट टू डू दिस बिजनेस, दे नो द बिजनेस हैज़ अ पोटेंशियल, अच्छा खासा बिजनेस है, एंड दे इवन हैव अ टैलेंट ऑल्सो। बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, दे कैन डू दिस बिजनेस, बट देन इतना फ्रॉड होने के बाद मेरे पर्सनली पूछूँ तो आई एम हैविंग वेरी डिफिकल्ट टाइम ट्रस्टिंग बायर ना। अभी भी किधर से भी जो क्वेरी आती है ना, दैट वो फ्रॉड के ऊपर चल जाता है कि क्या ये सही आदमी है या नहीं, कैसे विश्वास करूँ, इसने भी माल लेके अगर मेरे साथ वही सेम किया जो बाकियों ने किया। बिकॉज जब क्वेरीज आते हैं ना, तो दुबई के शॉप्स, अल अबीर मार्केट के शॉप्स क्या आते हैं कि वी आर दिस एंड दिस, बट आई वांट टू से कि मैंने एक ऑर्डर अभी तो
राइट नाउ आई एम स्टेबल. मैंने एक ऑर्डर वैसा एग्जीक्यूट किया, दैट गाय 2 दिन में मुझे मेरा पेमेंट उसने वापस किया, एज इन उधर बेच के 5% डाल के ही गेव मी दैट कमीशन पे किया कमीशन बेस्ड पे, ही डिड दैट. सो ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे. बट देन ऐसा, आई मीन व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर समवन वांट्स टू डू दिस बिजनेस इन दुबई, ही वांट्स टू डू एन अल अवेयर मार्केट, बट ही हैज़ टू सी, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे विच इज़ जेन्युइन फैक्ट दैट दे वोंट बी एंटरटेनिंग यू, कि थोड़ा इशू है वहाँ पे. बट देन आप कैसे encourage करोगे नए एक्सपोर्टर्स को टू गो टू दिस एंड हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंज, कि जब आपने एक लॉस फेस किया है, आपको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं अभी ये बिजनेस को लेके कि सब लोग ही फ्रॉड कर रहे हैं. बिकॉज यू गो, अभी मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ कि अफ्रीका वी गॉट फेक कंपनीज, फेक लोग, ये इशू होते हैं. यूरोप्स एक्सट्रीम पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स, इको फ्रेंडली, ये वाला इशू. US now we see that the tariff wars are getting very difficulty. चाइना से we can't compete right now अभी के लिए. So all ये सारे जगह पे the main, अभी जो मैं एक एक्सपोर्टर देखता हूँ तो मेरे लिए बहुत easy way दुबई दिखता है मुझे, because बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है वहाँ पे. So I'll definitely as a new exporter I'll go choose that market. तो आई नो कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू गो इन टू द दुबई एंड गेट इन टू दिस. So how would you tell them to approach this thing, and what they need to have if they face some financial difficulties when they face fraud? तो गिव अप करना चाहिए या फिर दे हैव टू बी persistent, बिकॉज आपको भी 3 साल लगे पहली ऑर्डर आने के लिए, मुझे 2 साल लगे फर्स्ट ऑर्डर मिलने के लिए. सो हाउ डू यू सजेस्ट दैट, क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? देखो, एक सिंपल सी बात यह है कि दुनिया में 196 प्लस कंट्री है. भारत, अगर मैं दुनिया की बात करूं, दुनिया के लेवल पे सब कमोडिटीज़ की अगर मैं जनरल बात करूं, तो हम रेगुलरली दुनिया के कम से कम 65 to 70 प्लस देशों में रेगुलरली हमारी इंजीनियरिंग आइटम, फार्मास्यूटिकल आइटम्स, एग्रीकल्चर आइटम्स, टेक्सटाइल आइटम्स, सब कुछ केमिकल बेमिकल सब मिला के एक्सपोर्ट करते. अब मुझे ये एक चीज़ नहीं पता कि ये लोग सिर्फ यूएई और पेरिसिबल आइटम के पीछे ही क्यों पड़े. इजी है ना, इजी है ना सर. इजी, हाँ. उसका आंसर एक ये भी है कि आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, क्योंकि मेरा भी एक चैनल है, मेरी भी एक इंस्टीट्यूट है, मैं भी एक अच्छा ट्रेनिंग देता हूँ, मेरी चैनल पे भी है इनफैक्ट ऐसे वीडियोस. तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपको भी दुबई और ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स की ये जो पूरी जो चीज़ है वो आपके दिमाग में क्यों आई? ये सारी चीज़ें देख के ही आई होगी शायद. राइट, एग्जैक्टली. तो मैं पहले तो व्यूअर को ये भी बोलना चाहता हूँ कि इंटरनेट की जो दुनिया है, आप यहाँ भले मुझे देखो या कोई भी मेंटर को देखो, भाई साहब, हर कोई आदमी कोई भी कंटेंट एक अच्छे भाव से बनाता है, जिसमें वो अपनी कुछ नॉलेज शेयर करता है, अपनी बातों को शेयर करता है, एक वैल्यू एडिशन देता है. आप जब देखते हो तब एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो बंदा बात कर रहा है उनमें से कितनी बातों को जीवन में परिवर्तन करके उसमें से इम्प्लीमेंट करना. आप अगर किसी को कंटेनर दे देते हो, बिल ऑफ लेडिंग उसके नाम पे कर देते हो, वो माल छुड़ा ले और वो बाद में अगर पैसा ना दे, कुछ नहीं हो सकता. तो सच बात ये है कि कुछ नहीं हो सकता. कुछ नहीं हो सकता. पर अगर कोई मुझे बोले कि साहब नियम क्या है, तो नियम समझा देता हूँ. जाओ इंडियन एम्बेसी के पास, कॉमर्स विंग में जाके कंप्लेन करो. ईसीजीसी पॉलिसी ली है, अगर ली है, जो अक्सर कोई नहीं लेता, ली है, तो ईसीजीसी पॉलिसी में जाके कंप्लेन फाइल करो. अदरवाइज वहाँ की लोकल एम्बेसी में जाओ, वहाँ पे कंप्लेन फाइल करो. वहाँ की कंट्री में कोई लॉयर हायर करके लीगल नोटिस भिजवाओ, या डेप्थ रिकवरी एजेंसी, इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सारी डेप्थ रिकवरी एजेंसी होती है, उसको हायर करके उसके ऊपर केस चलाओ, वो रिकवरी करेगी. आपकी ओर आपका कोई फीस नहीं लिया जाता, रिकवरी होगी तो 30-40% वो लोग ले लेते हैं, बाकी का पैसा आपको. ये सारे लीगल रास्ते. पर ये लीगल रास्ते से रिकवरी होती है, रेशियो सक्सेस कितना है? बहुत कम.
है ना, आपके नसीब तो रिकवरी हो जाएगी, बाकी ज़्यादातर केसेस में पैसे जाते। तो सबसे पहला आपका ये जो क्वेश्चन था कि लोग यहाँ पे यूएई में जो स्पेशली अलवीर मार्केट में, तो भाई अलवीर मार्केट यूएई भारत का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है यूएई। भारत से यूएई में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा लोग क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न कि वहाँ पे इंपोर्टर भी इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, डेस्टिनेशन नज़दीक है, पॉलिटिकल रिलेशन भारत के और यूएई के बहुत अच्छे हैं, ट्रांजिट टाइम कम है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे री एक्सपोर्ट होता है, तो माल की खपत भी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें उसको मोस्ट फेवरेबल बनाती है इंपोर्ट डेस्टिनेशन के लिए, और वहाँ पे इंपोर्टर काफ़ी सारे हैं। यही चीज़ का लाभ उठाते हुए पिछले सालों में बहुत सारे ऐसे लोग जिसको अच्छे से व्यापार नहीं करना है, सिर्फ फ्रॉड ही करना है, वो लोग भी वो भीड़ में अंदर शामिल हो गए। जो अच्छे लोग ऑलरेडी वहाँ पे बैठे थे वो भीड़ में शामिल हो गए, और वो भीड़ में शामिल होने के बाद यहाँ पे इंडिया से ऐसे ही आपका जैसे भरोसा जीता, ऐसे भरोसा जीत जीत के कंटेनर मंगवाते हैं और बाद में फिर वहाँ पे काम तमाम कर देते हैं। ऐसे ही केस हमारे यहाँ पे आते हैं, बाद में उसका सॉल्यूशन काफ़ी लोगों का होता है, काफ़ी लोगों का नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में सबसे हाईएस्ट फिगर 1.8 CR का सुना है केवल भाई, जिसमें एक बंदे ने क्यूमीन एक्सपोर्ट किया था, क्यूमीन जीरा गल्फ में, भरोसा करके ऐसे भाई के जैसा कि माल दे दे, चेक कर दूंगा, पैसा दे दूंगा। बंदा आप जैसे गए थे ना वैसे ही वो बंदा गया था वो कंट्री में, पार्टी को मिल के आया था, आमने सामने, पार्टी अच्छी, ऑफिस अच्छी। आप जाते हो ना, ये दुबई में आजकल बहुत होता है, आप जाते हो एयरपोर्ट पे, रेंज रोवर आती है पिकअप करने के लिए, शेख जायद रोड पे एक अच्छे से बुर्ज खलीफा के सामने ऑफिस में बिठाया जाता है, कैपेचिनो कॉफी हाथ में दी जाती है, सामने बुर्ज खलीफा बड़ी लाइट, आपको लगता है भाई ये 2 कंटेनर मांग रहा है, 2 नहीं इसको 4 देना चाहिए, पैसा तो आ ही जाएगा यार, इतना बड़ा ऑफिस, रेंज रोवर गाड़ी, नौकर चाकर, ये वो, है ना। वहाँ पे सब चीज़ भाड़े पे मिलती है भाई, है ना। तो भाई दुनिया आप जो देखते हो उससे थोड़ी अलग है। प्रतीक ने सर एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि ऑलरेडी चाइना डोमिनेटिंग है, मिडिल ईस्ट में फ्रॉड का प्रॉब्लम है, अफ्रीका में भी फ्रॉड का प्रॉब्लम है, यूरोप में स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, यूएसए में टैरिफ वॉर चल रहा है, तो कहाँ करें एक्सपोर्ट? देखो, और आपने तो आई गेस यूरोपियन मार्केट को आपने अच्छे से ये भी कर लिया, तो यूरोपियन मार्केट के लिए क्या आपका स्ट्रैटेजी होगा? देखो, जैसे आपने बताया, प्रतीक भाई ने बताया कि ये इस चीज़ को हम टॉक्सिक बोलते हैं ना, कि काफ़ी टॉक्सिक हो गया है ना, कि चाइना में ये हो गया, अफ्रीका में ये हो गया, गल्फ में ये हो गया, है ना, यूरोप में ये हो गया। ऐसे तो भाई घर से निकलते हो तो सांस लोगे तो भी कैंसर होगा, कोई भी खाना खाओगे तो ये हो जाएगा। दुनिया में टॉक्सिक चीज़ें आपके आसपास, सब चीज़ टॉक्सिक ही है। अगर आप यही नज़रिए से देखोगे कि ये रीजन में ये गलती है, वो गलती पूरी दुनिया में है, गलती आप में भी है, गलती मुझ में भी है ना। प्रॉब्लम को ज़्यादा हाईलाइट ना करते हुए मैं अपने जीवन की कहानी सुनाता हूँ कि 8 साल में जितना एक्सपोर्ट किया उसके पीछे का एक ही रीज़न था। मैं कभी ऐसे रोया नहीं कि गल्फ में जाऊँ ये हो जाएगा, यूरोप में जाऊँ वो हो जाएगा, चाइना में जाऊँ वो हो जाएगा। भाई प्रॉब्लम हर एक जगह का होता है, हर एक कंट्री का हर एक कुछ ना कुछ अच्छा पार्ट बुरा पार्ट दोनों होता है, पर वो अच्छे पार्ट को ध्यान में रखते हुए आप खुद क्या कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने यूरोप का क्वेश्चन पूछा, क्या था आपका मेन क्वेश्चन, क्या था यूरोप का? यूरोप का जैसे आपका एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी आपने क्रैक किया है यूरोप में, एंड प्रतीक ने बोला कि यूरोप में कुछ प्रोडक्ट का पैकेजिंग का कुछ इश्यूज हैं, तो वो कैसे सॉल्व होता है और आपने क्या मतलब उसके लिए स्टेप्स लिए? अब जैसे यूरोप में आपने पैकेजिंग का प्रॉब्लम देखा, तो सामने यूएई या गल्फ में तो कोई पैकेजिंग का इश्यू ही नहीं है, नहीं है, तो वहाँ पे करो ना।
तो वहां पे करते हो तो आप पाची वापिस नया प्रॉब्लम निकालो, तो फ्रॉड वहाँ पे निकलता है समझे ना। मतलब प्रॉब्लम का कोई एंड नहीं है भाई, इसलिए मैं बोला व्यापार में सॉल्यूशन ढूंढो। प्रतीक भाई, प्रॉब्लम मत ढूंढो, प्रॉब्लम ढूंढोगे तो कभी खत्म होंगे, सॉल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है। यूरोप में पैकेजिंग का प्रॉब्लम है तो वही तो उसका सॉल्यूशन है, इसलिए तो सब लोग वहां पे नहीं घुस रहे ना नहीं भाई, घुस रहे, हाँ। सब लोगों को एंट्रियां नहीं मिल रही है, समझ रहे ना, वही तो सॉल्यूशन है उसका। सागर भाई ने क्रैक कर दिया है यूरोप को। तो प्रॉब्लम है तो क्या होगा, होगा क्या, ज्यादातर बैठ के अच्छे से पैकेजिंग को समझना पड़ेगा। उसकी रेसिड्यू फ्री की पॉलिसी है पेरिसेबल आइटम के लिए, आप हर कोई आइटम को वहां पे नहीं बेच सकते, लैब टेस्ट होते, पैरामीटर्स होते, एमआरएल लेवल चेक होते हैं, फिर जाके वो स्टैंडर्ड अप्रूव्ड होता है, जीएमपी लेवल का होता है। यूएस एक्सपोर्ट करो तो एफडीए का क्राइटेरिया है, उसके स्टैंडर्ड को मैच कर पाओगे तो ही एक्सपोर्ट होता है। तो भाई थोड़ा मार्केट स्टैंडर्ड है, उसका रूल्स क्राइटेरिया स्टैंडर्ड है, तो आप उसको प्रॉब्लम मानते हो, मैं उसको सॉल्यूशन मानता हूं। इसलिए तो लोग वहां पे घुस नहीं पाते, इसलिए आप अगर मेहनत करोगे, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालोगे तो आप लंबा टिकोगे। बाकी तो है ही ये पूरा ओपन मार्केट, जाओ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अलवीर जैसे जाओ, हर कोई करता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन भी है। जैसे अलवीर में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप नॉन पेरिसेबल आइटम को भी देखो। यूएई में और भी काफ़ी सारी आइटम चलती है, अलवीर एक ही जगह नहीं है भाई। कैटल फीड मार्केट है, फिश मार्केट है, स्क्रैप मार्केट है, बहुत सारी मार्केट है, ग्रोसरीज मार्केट है, देखो क्या प्रॉब्लम है। सो प्रतीक भाई, अभी क्या चल रहा है आपका, अभी क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, हाउ इज इट गोइंग नाउ? सो राइट नाउ हम लोग अभी लाइक वी हैव डिसाइडेड कि एग्री में ही करना है, भले इसमें बहुत ज़्यादा इशू आया, बट देर इज़ एक चीज़ आपको पता है रहती है अंदर से एज एन एक्सपोर्टर की दिस प्रोडक्ट इज़ राइट फॉर मी, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस प्रोडक्ट। सो एक वो हो जाता है कि अभी ये वाले सब्जी एंड फ्रूट्स एंड स्पाइसेस में वी नो कि लॉस कहाँ पे हो गया, व्हेन क्या गलती की है। एवरी ऑर्डर जहाँ पे नुकसान हुआ, एवरी ऑर्डर टीचेस यू समथिंग, एक नई चीज़ ही समझ में आ जाती है, कहीं पे भी बॉटलनेक आ सकता है। सो जब मैंने एक ऑर्डर भेजा था दुबई में, देन सडनली वहाँ पे क्लाइमेट ख़राब हो गया। सो 3 दिन का शिप पार्क ही नहीं हो पाई एंड शिप वैसी की वैसी खड़ी रही। सो यू हैव नो आइडिया कि कैसे क्या हो जाए, कभी भी क्या हो जाए। सो सर से कि इट्स अ एक्सपोर्ट पेशेंस का बिजनेस है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है एंड यूजिंग राइट नॉलेज एंड गाइडेंस इसमें। सो यही चीज़ पे पूरा फोकस किया। व्हेन वी जब 30 lakhs का लॉस हुआ, देन देयर वाज नो कैपिटल। अभी बिजनेस करना ही है, बट देन फिर से शुरू कैसे करें, जो गया है वो तो आया ही नहीं है। देन बहुत इधर उधर से, मार्केट से वापस, बैंक से, फैमिली, ये सब करके वी स्टार्टेड अगेन दिस जर्नी एंड बहुत बेसिक से स्टार्ट किया। सो लाइक 40 फीट पहले करते थे तो 20 फीट पे आए, बिकॉज देर वॉज नो फाइनेंशियल गेन्स राइट नाउ, बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन भी कम आ रहा था एंड ऑल दिस थिंग्स। बट देन स्लोली एवरी जब ऑर्डर एक्सपोर्ट करते गया, मैं मिडल ईस्ट में जाते गया, देन आई क्या स्टार्टेड एक्सपोर्ट विद कर रहे हो करंटली? राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन सेमी हस्क कोकोनट्स एंड इट्स वेरिएशंस, सेमी हस्क कोकोनट्स और उनके वेरिएशंस। सो अभी फ़िलहाल वही चालू है ओमान के सुपरमार्केट्स में, दुबई के सुपरमार्केट्स में, श्रीलंका, बांग्लादेश, दिस ऑल नेबरिंग कंट्रीज़, जहाँ पे फ्रेड बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता। बिकॉज आज मेरे से क्लाइंट ने दुबई से कोकोनट्स मंगाए, सो जैसे ही नवा शेवा पे पूरा कंटेनर आ जाता है, इट टेक्स 3 days टू रीच दुबई। शिप से भी एयर कार्गो करोगे तो 1 day में भी आ जाता है। सो ये बहुत ईजी पड़ जाता है ये सब चीज़ें। बट देन मुझे लगता है कि एज एन बहुत कुछ सीखना बाकी है। इट्स नॉट समथिंग कि आप 2 साल में, अभी मुझे 3 साल हो गया है, तो आपने सोचा कि 6 महीने का क्लासेस कर देता हूँ या फिर किसी का गाइडेंस ले लेता हूँ 1 महीने का, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब चीज़ें ना, आप जितना करोगे उतना सीखोगे। यू विल फेस लॉस मेरे हिसाब से। तो आई मीन सर का भी सर और मेरे बीच में एक चीज़ बहुत कॉमन है, दैट एट द स्टार्ट ओनली वी फेस लॉस, और वो लॉस से बहुत कुछ सीखने को मिला। आई मीन इट्स नॉट दैट कि इट वाज नॉट वर्थ इट।
वो लॉस में समझा कि कहाँ गलती किया, खुद का पता था कि ये ऐसा प्रोसेस नहीं है, फिर भी वी ट्रस्टेड समवन एल्स कि वो बोल रहा था वैसे ही कर रहा था मैं, बिकॉज पागलों जैसा विश्वास था उस सामने वाले पे। तो विश्वास कितना करना चाहिए, खुद का नॉलेज भी रखना चाहिए कि नहीं। वो बोल रहा है कि अगर आप ये मार्केट में उतरो तो बिफोर ब्लाइंडली ट्रस्टिंग दैट तुम खुद जानो कि कैसे है तुम्हारा वही मार्केट अच्छा है कि नहीं, तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं ये सब करने में। सो राइट नाउ वी आर एट अ लर्निंग प्रोसेस। मैं अभी भी नहीं बोलूँगा कि लाइक वी आर वेरी गुड एक्सपोर्टर्स एंड देन ऑल दिस थिंग्स। एक चीज़ बहुत फर्म है मेरे साइड से दैट एक्सपोर्ट्स में या फिर कोई भी बिजनेस में दैट यू शुड नॉट गिव अप, यू नो, कि परसिस्टेंस चाहिए तुम्हें कि इतना सब होने के बाद भी हाउ वेल यू आर स्टैंडिंग बैक। तो यही एक थॉट प्रोसेस और एक विजन होना चाहिए हर एक कंपनी का। अभी मैं देख रहा हूँ जैसे सर बोल रहे कि रात 10 दिन में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, रात में एक्सपोर्ट करो, सुबह एक्सपोर्ट करो। सो ये सब अगर तुम्हारे माइंड में है देन इट्स नॉट वर्थ इट, मत आओ ये बिजनेस में। बिकॉज एक क्विक मनी अगर तुम्हें चाहिए, क्विक सक्सेस चाहिए, ये सब नहीं होने वाला। नो मैटर, आई विल बी वेरी हार्श इन दिस बिकॉज मैंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि ये नहीं होगा, इतना ईजी नहीं है। बट देन वहाँ पे टिकना, वो पूरा गेम समझना, वो बिजनेस समझना, यू नो, लोगों से मिलना मेरे हिसाब से इज द नंबर 1 थिंग। कि जितना तुम नेटवर्किंग करोगे, जैसे मैं आज सर से मिला, आई लर्न अ लॉट। आपसे मिला, आपके पॉडकास्ट से, इनके पॉडकास्ट से जब देखता हूँ तो वी लर्न अ लॉट। तो ये मिलने के बाद ज़्यादा इशू होता है। जैसे सर ने कहा कि एग्जीबिशंस एंड नेटवर्क, में भी काफ़ी एग्जीबिशंस में गया जहाँ पे मुझे सप्लायर्स मिले जो मेरे कंपनी के लिए काम आए, देन वेरी बायर्स मिले, देन डिफरेंट टाइप्स के कंट्री के लोग मिले, कैसे वो लोगों का कल्चर है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, ये सब जानने को मिलता है। सो मेरे हिसाब से ये सब 2-3 साल में मैं ये कवर नहीं कर पाऊंगा। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड यू मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि ये सब 2-3 साल में आप करोड़पति या फिर मिलियनर नहीं बनने वाले हो। ये करोगे तो बहुत अच्छा बिजनेस है, बट इट विल टेक टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। आपका प्रति एक डाउट था कि हाउ टू अंडरस्टैंड प्राइस गैप बिटवीन प्रोडक्ट्स, तो वो या क्या तो था exactly? एक सर से पूछना चाहता था मैं, सर यूजुअली अभी आई नो कि एक अलअवीर में एक ट्रेंड शुरू रहता है कि एज इन यहाँ से मंगाते हैं गुड्स, सपोज फॉर एग्जांपल आप कोकोनट से लेते हैं, सो कोकोनट भेज दो, वहाँ पे वी सेल देम, ठीक है। नाउ देयर आर 2 पार्ट, इधर 5% कमीशन यू विल गेट दैट, और कि जो पूरा भेजा है तो वो प्रॉफिट वो हम लोग भेजने का काम करेंगे, वी विल टेक 1500 दिनार्स फॉर सेलिंग दैट, बाकी वो सेलिंग का भी प्रॉफिट तुम्हारा। ऐसा भी चालू होता है। मतलब मैंने एक डील ऐसा भी किया है कि दे ओनली डू सेलिंग पार्ट, तुम माल भेजो वो सेल करेंगे, सेल का जितना पैसा आएगा ये वाला, कमीशन नहीं लेंगे, कमीशन नहीं लेंगे। तो अभी क्या होता है कि अभी मैं कोकोनट खरीदा इंडिया में, एज यू नो केरला में बहुत ज़्यादा इशू शुरू था, अभी इंडिया के प्राइसेस में स्काई रॉकेट हुआ था कोकोनट का प्राइसेस। सो इधर 75 में INR रुपीज़ में ले लिया, एंड जब तक वो दुबई गया, दुबई का प्राइस वाज ऑलवेज हायर, वहाँ पे 58 दिनार चल रहा था। मतलब तभी प्रॉफिट देखोगे तो सबको 20-25% मार्जिन मिल रहा था। तो वहाँ पे 58 में दिराम में बेचेगा हुआ, तो मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इधर 74 में मिल रहा है। सो ऐसे ही करके लोगों ने भेजा, मैंने भी भेजा था एकदम स्टार्टिंग में, एंड 1-2 बार वो प्रॉफिट आ भी गया बिकॉज वहाँ पे तो हाई प्राइस पे चल रहा है। बट एक कंटेनर ऐसा गया जहाँ पे यहाँ पे 75 पे बेचा, बट वहाँ पे पूरा प्राइस स्लैश हो गया, सो डायरेक्ट 40 दिनार पे आया, 39 दिनार पे आ गया, ये सब इतना सारा प्राइसेस। सो अभी ये जो बिजनेस है ये वो चलता है। तो मेरा सवाल ये था कि अभी मैं एक प्रोडक्ट में चाहता हूँ, अलअवीर में बेचना चाहता हूँ, बिकॉज मैं श्योर हूँ कि मुझे करना है, अलअवीर में ही करना है, भले ये सब प्रॉब्लम्स है बट आई नो आई कैन ओवरकम। तो अभी ये कैसे समझना कोई एक्सपोर्टर कैसे समझे कि ये जो माल जो इंडिया में मैं खरीद रहा हूँ एट अ सर्टन प्राइस, वही माल मुझे वहाँ अलअवीर में बेचना है, बट दैट प्रोडक्ट का प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए, कि मतलब इंडिया से ज़्यादा ही सेल होगा वहाँ पे जी। तो ये स्ट्रैटेजी से अगर कोई जाएगा तो उसमें प्रॉफिट क्या है और प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है ये चीज़ों में, कि एंड देन वो एज इन कैसे समझे कि ये प्रोडक्ट वहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे 10 रुपये में है तो वो अलअवीर में 20 रुपये में ही जाएगा थ्रू आउट द सीजन। तो इज देयर एनी वे, या फिर वो भी प्राइस वॉलेटिलिटी के ऊपर, या फिर शेयर मार्केट जैसा उधर भी वही सीन एक है? चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल
आपके पापा अगर इंडिया में फार्मर होते, हम्म, मानो कि आपके पास 100 बीघा ज़मीन है, वो 100 बीघा ज़मीन में आपके पापा ने कांदे का चलो फार्मिंग कर दिया, ओनियन का फार्मिंग कर दिया। मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर जब वो कांदा पक जाएगा ज़मीन में से निकलेगा, तो आप और आपके पापा वो माल को बेचने के लिए कहाँ पे जाते? APMC। करेक्ट, एपीएमसी में जाते। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने वो कांदे का बीज अपनी ज़मीन में बोया, तो बोने के साथ आपने वो बीज के साथ बोला था कि इसका भाव 30 रुपये मिलेगा, इसका भाव 5 रुपये मिलेगा, इसका भाव 35 रुपये ऐसा बोला था आपने? नहीं नहीं। नहीं मिला था। जब ये कांदा आपका ज़मीन में ग्रो हुआ, बाहर निकला, जब आप मार्केट में लेके गए, ट्रैक्टर की ट्रॉली में माल डाला, तब आपको घर से पता था कि आज वहाँ पे मेरे को 35 रुपये या 40 रुपये मिलेंगे? ये पता था? नहीं। नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि भारत में नहीं, पूरे विश्व में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसको कोमोडिटी मार्केट बोलते हैं। कोमोडिटी मार्केट का कोई प्राइस फिक्स नहीं होता। कोमोडिटी का प्राइस फिक्स कैसे होता है प्रतीक भाई? वो डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होता है। आप माल लेके आओ, कांदा आया मार्केट में एपीएमसी में, आज गाड़ी कम है और लेने वाले लोग ज्यादा है। वर्ड को वापस रिपीट करता हूं, लेने वाले लोग ज्यादा है, माल कम है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। माल की आवक ज्यादा है, लेने वाले उससे कम है, तो रेट नीचे जाएगा। डिमांड सप्लाई का गेम है। लेने वाले के सामने माल कम है तो रेट ऊपर, लेने वाले के सामने माल बहुत ज्यादा तो रेट गिरेगा। इंडिया में भी ऐसे ही हर एक कमोडिटीज का रेट फिक्स है? नहीं, कोई तय नहीं कर सकता। ऐसे ही जब आप इंडिया से यूएई की अलवीर मार्केट में ये सारी प्रोडक्ट लेके जाते हो, तब वहाँ पे भी कोई रेट आपको, आप जो बता रहे हो ना कि सर मेरे को ऐसा कोई कमोडिटी बताओ कि जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिले ही मिले, तो अपने देश का किसान अपनी ज़मीन से वो अपनी खेत पैदाश को अपने देश में ही वो फिक्स में या प्रॉफिट में नहीं बेच सकता, तो आपको मैं कैसे बताऊं कि आप भारत से कोई भी कंटेनर भर के अलवीर मार्केट में जाओ तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा? नहीं, एज इन ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है क्या जिससे ये पता चल सके, ऐसा अब पूछना दूसरी चाहता हूं बात, ये जो आपका क्वेश्चन है ऐसी स्ट्रेटेजी, तो ऐसी स्ट्रेटेजी है पर वो स्ट्रेटेजी क्या है वो सुनिए। सबसे पहले वहाँ का मार्केट डिमांड सप्लाई के बेस पे चलता है। वहाँ की मार्केट में ज़्यादा कंटेनर आ गए तो रेट टूटेगा, पर टूटेगा उसका भी एक लिमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल चिली है तो उसका 8 दिराम या 5 दिराम तक उसका लिमिट है, उससे नीचे वो नहीं जाता, ओके। है ना। पर उतना प्राइस जो नीचे गिरा, वो आपको नीचे जो प्राइस गिरा वहां पे, तो इंडिया में उसका बाइंग रेट भी आपका उतना अगर नीचा आए तो ही एक सिंपल सा रीजन है कि आप प्रॉफिट कमा पाओगे, बाकी कभी आप कमा पाओगे? सिंपल सी बात है ना। अगर आपने वो मिर्ची इंडिया में 200 रुपये में खरीदी और वहां पे 100 में बिकेगी तो आपको 100 रुपये का नुकसान जाएगा जाएगा जाएगा। पर अगर आपने वो 200 रुपये का माल इंडिया में 80 रुपये में खरीद लिया तो आपको 20 रुपये तो मिलेंगे। पता है कि ये नीचे से नीचे 100 के नीचे तो जाने वाला कभी, इतने सालों में ट्रेंड हमने देखा, इससे नीचे कभी ये माल बिका नहीं है। तो आपकी बाइंग के ऊपर पकड़ हो तो आपका नुकसान वहां पे जाने के चांसेस कम है। राइट प्राइस में बाय करना है। पर दूसरी बात, तो 200 वाला माल 80 रुपये में क्या इंडिया में मिलेगा? वो भी है। ये भी क्वेश्चन है यार। भी क्वेश्चन है। अगर आपको ज्यादा वो होता नॉलेज तो आप ये भी शायद मेरे को पूछ लेते कि साहब तो आप ये बता दो तो 80 वाला माल कहाँ, अगर ये मैं बता दूं तो रातों रात सब ये जितने भी देख रहे सब छापने लगेंगे पैसे। सप्लायर फाइंडिंग है ना वो। तो ये सिंपल सी चीज है कि ये सारा सस्ता माल मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है जिसका खुद का प्रोडक्शन हो, लैंड खुद की हो, प्रोसेसिंग यूनिट खुद का हो, उसकी बाइंग कॉस्ट बहुत कम होती है। बाकी 90% इंडिया से जितने भी लोग अलवीर करते हैं ना, उसका एक प्राइस फिक्स है, वो एक फिक्स प्राइस में इंडिया से माल उठा लेते हैं
वहाँ पे फिर मार्केट गिरती है तो उसको नुकसान जाता है। हम्म, बहुत कम कंपनियां हैं जो प्रॉफिट में ही चलती है, पर उसका जो कॉस्टिंग होता है ना वो बेसिक बहुत कम होता है, और वो लेवल पे काम करने के लिए आपकी जेब में भाई थोड़े CR की अमाउंट होती है, तो जाके ये पूरा काम होता है। आप और मेरे जैसे जो 1-2 कंटेनर एक्सपोर्ट करने वाले शुरुआत में जो भी आदमी यहाँ पे चालू करे 2-3 कंटेनर, वो लोगों का वो काम नहीं। राइट। इसके लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से लेके पैकिंग से लेके CHA से लेके इंपोर्ट से लेके बेचने तक की अगर प्रोसीजर आपकी हो, केवल भाई, प्रतीक भाई, भारत में लैंड से लेके वहाँ के आदमी के हाथ में आने तक की प्रोसीजर हो तो आपका पैसा बन सकता है, वो भी थोड़े केसेस में, बाकी उसमें से भी नुकसान जा सकता है। बाकी उसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी ओके, नहीं है। ओके प्रतीक सर, थैंक यू। सागर सर, Thank you थैंक्स so अ लॉट। much. थैंक यू सो And, मच। सो थैंक्स अ लॉट व्यूअर्स फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट वो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर आपको कोई दूसरे प्रोडक्ट्स या दूसरे मार्केट्स या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड कोई और चीज़ों के रिगार्डिंग आपको चाहिए कि हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, तो उसको भी लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, सागर भाई ने अभी अभी हमको बोला है कि हमारे व्यूअर्स को वो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्पेशल 10% का डिस्काउंट देंगे। सागर भाई। जी बिल्कुल, वैसे तो हमारा कोई ऑफर दूसरे लोगों को जैसा नहीं होता, पर ठीक है, अगर कोई भी करना चाहता है कभी भी, ये आपके पॉडकास्ट के रेफरेंस से आता है, हम उसको ऑफर काफ़ी अच्छी देंगे। सो जिसे भी सागर भाई के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एनरोल करने की इच्छा हो एंड स्पेशल डिस्काउंट लेना हो, तो प्लीज़ हमारे कमेंट में लिखिए एक्सपोर्ट, और उसके आगे आपका ईमेल आईडी भी डालिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको ईमेल के थ्रू पहुंचा देंगे। थैंक्स अ लॉट। और ये पॉडकास्ट को कंक्लूड करने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को मैं एक अच्छी बताना चाहता हूँ, सब लोगों को। भाई देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है ना, ये व्यापार सच में आपका जीवन बर्बाद भी करता है और आपका जीवन बदलता भी है। जिसको जीवन बदलना है वो बस इतनी चीज़ें याद रखे, क्या कि कोई आपका एक्सपोर्ट करवा देगा, ये चीज़ को आज अपने दिल से निकाल दो। कोई आपको सिखा देगा, करने की जिम्मेदारी आपकी है। कभी भी एक्सपोर्ट करो, रातों रात बायर नहीं मिलते, बायर मिलता है, एक भरोसा देना पड़ता है, तब जाके उससे ऑर्डर मिलते हैं। एक्सपोर्ट में एडवांस मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अगर 6-8 महीने मेहनत करके उसका भरोसा जीतो तो एडवांस भी मिलता है। कभी भी क्रेडिट में, कमीशन बेस पे, किसी के एग्रीमेंट पे, चेक पे भरोसा करके कभी एक्सपोर्ट ना किया जाए। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, धंधे में आओ, 1 साल 1.5 साल धंधे को सीखो, समझो। इसकी दुनिया बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ के नियम है, हर एक चीज़ की प्रोसीजर है। अगर हर एक चीज़ की प्रोसीजर को अच्छे से समझा, फॉलो किया, तो आपकी जेब से 50 पैसा भी जाएगा नहीं। ये सारी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए भाई साहब इनमें से कोई केवल भाई, प्रतीक भाई एक्सपोर्ट करे, तो सच में ये व्यापार में इतना पोटेंशियल है कि आने वाली पीढ़ियाँ आपकी खाएगी। आपका जीवन नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन का जीवन भी बदल जाएगा। ये व्यापार इतना अच्छा है।